मैं आज आपके पॉडकास्ट पे ओपन चैलेंज देता हूँ, जितना मर्जी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, जितना मर्जी ये ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल कभी जीवन में फेल नहीं होगा। आप और मैं और हमारे जैसे 90% हिंदुस्तानी जितने भी हैं वो खुद जाके खरीदने में ही विश्वास रखते हैं। क्या नौकरी में रहते हुए भी हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, और क्या जीरो फंडिंग से भी हो सकता है बिजनेस स्टार्ट? एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, किसी भी फील्ड का बिजनेस बिना नौकरी के अगर आप करोगे, क्योंकि आप 90% केसेस में, और जो व्यक्ति नौकरी करके बिजनेस करता है उसी फील्ड का, वो 100% सक्सेसफुल होता है। आप किताब उठाकर, इतिहास उठाकर देख लीजिए। फास्ट मूविंग ज़माना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये कहानी पुरानी हो चुकी है, बदल डाली मैंने इस कथा को। आज की डेट में ओनली फास्ट एंड कंसिस्टेंस विंस द रेस। मेरे पिताजी का मैक्सिमम सपना था कि तुझे बस अपने शहर में नौकरी मिल जाए। 50,000 रुपये मैक्सिमम सैलरी, उनका मैक्सिमम सपना था ये। आज मेरे यहाँ पे 25 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी 50,000 सैलरी मैं देता हूँ। जो सिंपल लोग होते हैं, जो इमोशनल लोग होते हैं, जो सीधे साधे लोग होते हैं, वो बिजनेस कर ही नहीं सकते। ये माइंडसेट बना रखा है, क्योंकि मुझे भी आसपास बहुत सारे लोग बोलते हैं तेरा दिमाग ना, माइंडसेट तेरा वो बिजनेस वाला नहीं है। तो क्या ये सच में एक्चुअल में ये ऐसा होता है क्या? लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, गलत है। मैं कहता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है। आपकी दी हुई माया से ही आपके शोरूम की काया पलटी जाएगी। क्लियर बात है। पेमेंट डिले होगी तो प्रोजेक्ट डिले होगा ही होगा। आपके चैनल पे आपकी ऑडियंस के सामने दावा ठोक के डंके की चोट पे कहता हूँ, कितना ही बड़ा इंटीरियर का प्रोजेक्ट हो, 5,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, 45 दिन के अंदर अंदर ब्रांड कैटल शोरूम का उद्घाटन कर देती है, बशर्ते पेमेंट टाइम पर चाहिए। विकास जी, पॉडकास्ट विद आंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आंचल जी, आपका और आपकी टीम का मुझे निमंत्रण देने के लिए। थैंक यू सो मच जी। मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि ये टॉपिक जिस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टअप, ये मेरे लिए बहुत नया है। ठीक है, मेरी ऑडियंस के लिए भी नया है, क्योंकि आज से पहले मैंने इस पर कभी बात नहीं की है। मेरी जो ऑडियंस है मेनली जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन पे है। जब मैं आपसे डिस्कस कर रही थी तो आप मुझे एक पहले ऐसे इंसान मिले हैं जो मैनिफेस्टेशन को मानते हुए, आपने जब मैंने आपकी जर्नी के बारे में सुना है, तो कोविड के टाइम पे 235 रुपये से स्टार्ट करके आज आपकी जो कंपनी है वो कई करोड़ों का टर्नओवर ले चुकी है। तो ये आपने मैनिफेस्टेशन को अपनाया, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा कि यार मतलब ये तो मेरी ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसको उस सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं जहां आप ले जाना चाहते हैं, या जिस थॉट के साथ एक इंसान अपना स्टार्टअप करना चाहता है। तो देखिए, बिजनेस और ये स्टार्टअप, ये मेरे लिए ना एकदम ज़ीरो है। मतलब मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती, एंड मैं, क्योंकि मैं एकदम ऐसे इसको डेप्थ से जानना चाहूँगी, ज़ीरो लेवल से जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस की भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिज़नेस को बिल्कुल नहीं जानते हैं और चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना, मेरी तरह जैसे मैं बैठी हुई हूँ आज। तो मैं जानना चाहती हूँ एकदम ज़ीरो लेवल से, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन आपने कैसे यूज़ किया, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। मैं आपसे आपके स्ट्रगल के बारे में, आपकी क्या क्या लाइफ में चैलेंजेस आए जब आपने स्टार्टअप किया, और कैसे कैसे बिजनेस करते करते आपको क्या चैलेंजेस, क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी, वो सब इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट के एंड तक। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए और मेरी ऑडियंस आपको क्यों सुने। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आंचल जी आपका। आपने बहुत खूबसूरती से जो एक लंबा इंट्रोडक्शन बढ़िया तरीके से दिया। तो आपकी ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपने बोला कि मैनिफेस्टेशन से आपने शुरुआत करी, तो इसी वर्ड को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ है? मनस्थिति, ठीक है। अब इंसान ने मनस्थिति, मन में कोई चीज़ सोची और वो चीज़ का सपना लिया, उसके ऊपर काम किया, या उसके ऊपर काम हो गया और वो चीज़ एक्चुअल में लोगों को प्राप्त हो गई। आ गया मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम इस चीज़ के ऊपर आ रहे हैं। अब आपने बोला कि बिज़नेस स्टार्टअप आपके लिए भले ही नया है, लेकिन आपकी ऑडियंस क्यों सुने? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो भी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसलिए भी फॉलो करती है क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना स्टार्टअप या बिज़नेस कर रहे होंगे या वो करना चाह रहे होंगे कहीं ना कहीं। और अब वैसे भी नया साल आ रहा है, तो 1 जनवरी को बहुत सारे लोग
एक लेंगे रेजोल्यूशन कि इस साल मैं अपनी कंपनी खड़ी करूँगा, मैं इस साल जॉब को यूँ छोड़ूंगा और अभी अपना स्टार्ट करूँगा। तो क्या लगता है कि मुझे बहुत राइट टाइम है। आपका सवाल भी बहुत करेक्ट है। तो इस चीज़ का जवाब मेरे को लगता है यही है कि मैनिफेस्टेशन को पकड़ते हुए, मैनिफेस्टेशन के ऊपर भरोसा करते हुए, मैनिफेस्टेशन को यूज़ करते हुए, जैसे मान लीजिए मैंने अभी अपनी कंपनी अब स्टार्ट करी थी लॉकडाउन कोविड में, आपने बोला 235 रुपये से, तो बिल्कुल सही बात है। लॉकडाउन में जब कोविड लग गया था, लॉकडाउन लगा हुआ था चारों तरफ, जब दरवाजे ही बंद थे, लोग नौकरियां बचाने के बारे में सोच रहे थे और मैंने नौकरी छोड़ करके उस टाइम कंपनी शुरू करी। तो क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन इस लेवल पे काम करता है कि कोई भी चीज़ जब फिजिकली बनती है ना, उस फिजिकल में, उससे पहले जब उसके हाथ उसकी संरचना करते हैं, उससे पहले उसका दिमाग उसकी कल्पना करता है। राइट। अगर कल्पना सही पहुंच गई और सही तरीके से हो गई तो उसकी संरचना इस पृथ्वी के ऊपर कहीं भी किसी भी तरीके से हो जाएगी, वक्त चाहे जो भी लग जाए उसमें। तो डेफिनेटली हर ऑडियंस को, हर लोगों को, और स्पेशली हिंदुस्तान में, इंडिया, जहाँ पे आज सरकार भी बोल रही है कि स्टार्टअप के ऊपर बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रखी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे लोगों ने। तो ज़रूरी नहीं है लोग अब सीधा पहले लोग यूपीएससी के लिए तैयारी करते थे, आईपीएस आईएएस बनना चाहते थे, जहाँ पे ऑलरेडी पहले लाखों की भीड़ है, लोग फिर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसा हिंदुस्तान में एक मूवमेंट चल पड़ा है, जो लोग कहीं पर भी है, वो किसी भी क्षेत्र में है, वो चाहे कार्यरत है किसी भी, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, हर किसी के मन में कहीं ना कहीं तो ये है कि मैं अपनी कंपनी, अपना मालिक, अपना स्टार्टअप खुद करूं कहीं ना कहीं से। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत अच्छे जवाब मिलेंगे इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए। देखिए, ब्रांड कैटल नाम है हमारी कंपनी का, ब्रांड कैटल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, और हम लोग इंटीरियर डिज़ाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के बिज़नेस में हैं। इंटीरियर जब मैं बोलता हूँ तो इंटीरियर का मतलब, लोग, आप भी शायद ये समझते होगे इंटीरियर मीन्स घर का इंटीरियर, बेड, सोफ़ा, अलमारी, कबर्ड एंड ऑन, ज़्यादातर माइंड में यही आता है। बट इंटीरियर के ना बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सेगमेंट्स हैं। अब इसको मैं थोड़ा डिकोड करता हूँ आपकी ऑडियंस के लिए। शायद हो सकता है कुछ लोग इस फील्ड में होंगे भी, या कुछ लोगों को बहुत आइडियाज़ मिलेंगे इससे। तो इंटीरियर क्या होता है कि आप, कई खूबसूरत सा स्टूडियो है, तो यहाँ पे इंटीरियर हुआ है अच्छा सा। आप यहाँ से निकले अपने ऑफिस में गए तो आपको ऑफिस के लिए इंटीरियर चाहिए। घर में आप रहते हो, घर का इंटीरियर चाहिए। आजकल लोग वैसे भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो अपार्टमेंट्स हों, चाहे विलाज हों, कोठीज़ हों, बंगलोज़ हों, हर जगह पे इंटीरियर चाहिए। आप ट्रैवल करने एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे लाउंज में वेट करते हैं, वहाँ इंटीरियर हुआ होता है, प्रोजेक्ट्स हैं। आप बैंक में जाते हैं अपना काम कराने, वहाँ पे इंटीरियर का प्रोजेक्ट है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ इंटीरियर आप देखते हैं। आप ट्रैवल करके किसी शहर में जाते हैं, वहाँ आप होटल लेते हैं, तो होटल में इंटीरियर होता है। राइट। आजकल तो हॉस्पिटल में भी आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते होगे, हॉस्पिटल में भी बड़ा आलीशान इंटीरियर 5 स्टार कैटेगरी के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। और इसके अलावा एक कैटेगरी आती है रिटेल इंटीरियर। यू गो टू एनी शॉपिंग मॉल, यू सी ऑल ब्रांडेड आउटलेट्स देयर। आपने बहुत खूबसूरत साड़ी पहन रखी है, आपने किसी न किसी शोरूम से ली होगी। तो इंडिया में शॉपिंग दो ही तरीके से होती है, हर जगह दो ही तरीके से होती है, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, आगे भी बहुत ऑनलाइन बूम करेगा, लेकिन जितना मर्जी बूम कर ले, हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पे लोग टच एंड फील को प्रेफरेंस देते हैं। कुछ भी कर लो, आप ऑनलाइन आ जाए, एआई आ जाए, मैं आज आपके पॉडकास्ट पे ओपन चैलेंज देता हूँ, जितना मर्जी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, जितना मर्जी, ये ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल कभी जीवन में फेल नहीं होगा। आप और मैं और हमारे जैसे 90% हिंदुस्तानी जितने भी हैं, वो खुद जाके खरीदने में ही विश्वास रखते हैं। खाना भले ही मंगवा लेंगे अपनी सहूलियत से, लेकिन शॉपिंग जब करने का, क्योंकि शॉपिंग एक थेरेपी है, तो आप रिटेल में जाते हैं, आप मॉल्स में जाते हैं, तो आप मॉल्स में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे ज़ारा, मार्क्स एंड स्पेंसर, H&M, ऑल ब्रांडेड आउटलेट्स देयर। आप ज्वेलरी लेने जाती हैं, ठीक है, ज्वेलरी ऑनलाइन भी बिकती है, लेकिन क्या 5 लाख रुपए का सेट क्या ऑनलाइन ऑर्डर करोगे? नहीं। तो आप जाओगे किसी शोरूम में। बिल्कुल। तो आप जिस शोरूम में जाओगे, एग्जाम्पल के तौर पे, आप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज्वेलर कल्याण ज्वेलर, सब कोई जानता है, मालाबार गोल्डन डायमंड, आपने उनके साथ काम भी किया है। हाँ, तो मैं वही बताने चाह रहा हूँ। तो आप इन शोरूम्स में आप गए, आपने ऑर्डर दिया, आपने कोई सेट देखा, हार देखा, अंगूठी देखी, कुछ भी देखा, तो आप सिर्फ उस ज्वेलरी के तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, आपको एक एम्बियंस ऐसा दिया जाता है कि वो शोरूम आपको खुद बाहर से बुलाता है। वो इतनी लाइट्स होती हैं, इतनी लाइट्स होती, एग्जैक्टली। देखिए अब आपके मुंह, वो इतना, वो क्या होता है कि ना, वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं वहाँ पे। हम शोरूम को इस खूबसूरती से बनाते हैं कि उसकी लाइट का, अब जैसे गोल्ड का सेक्शन है, उस गोल्ड के सेक्शन में लाइट उसी हिसाब से होगी जो उस गोल्ड के ऊपर पड़ के उसको और निखारेगा और शाइन करेगा।
ओके। डायमंड के ऊपर लाइट अलग होगी, डायमंड काउंटर के ऊपर लाइट्स अलग होंगी, ओह। सिल्वर के ऊपर लाइट अलग होगी। तो हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ के पीछे एक रीजनिंग है। बट आप और मैं जनरल पब्लिक ये नहीं सोचती, वो अपना जाती है, अपना ठीक है शॉपिंग करती आती है। तो रिटेल इंटीरियर अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। तो ब्रांड कैटल रिटेल में प्रोमिनेंटली बहुत ज़्यादा काम करता है। ओके। बहुत 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 अमेजिंग। मतलब ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेगी और कोर में, और इसे मैं डिकोड करवाने की कोशिश करूँगी आपसे। जी। अच्छा ठीक है, जैसे आपने मालाबार कल्याण ज्वेलर्स के साथ आपने काम किया है, आपने KFC के साथ भी काम किया है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके साथ आपने, और कौन कौन से मतलब चीज़ों के लोगों के ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है, उनके पीछे की क्या स्टोरी है? क्योंकि ये तो मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग वाला रहा था सुनना जी, कि देखिए लाइट्स ऐसी पड़ती हैं। हमने शुरुआत तो मोबाइल कंपनी से करी थी। अच्छा। वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, इन ब्रांड्स के लिए हमने शोरूम्स बनाए, स्टोर्स तो आपके बनाए। दिमाग में पहले से ही था कि मुझे इन्हीं ब्रांड्स के साथ करना है, या पहले ये था कि चलो मार्केट में एक बार एंटर हो जाते फिर देखेंगे जो ब्रांड आएगा उसके साथ कोलैब कर लेंगे? जी, मैं जॉब करता था इसी इंटीरियर फील्ड में। ओके। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। हाँ। और मैं क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कल्चर उस टाइम पे 2010, 11, 12 में इंडिया में इतना, दिल्ली में इतना ज़्यादा नहीं था। तो बैंगलोर में, बॉम्बे में, पुणे में, इन सिटीज़ लाइक हैदराबाद, वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स थी। बट मैं जा नहीं पाया बिकॉज आई एम द सिंगल बॉय सन इन माई होल फैमिली। और आपके ऑडियंस में भी कई ऐसे होंगे जिन पे जिम्मेदारी होगी पूरे बिल्कुल। परिवार की, हर हाँ। चीज़ की। तो मुझे यह था कि यार मैं अभी उस स्थिति में नहीं था, कमोवेश। तो हमने लगा, मैंने फिर यहीं पर ही कुछ टाइम नौकरी करी, कॉल सेंटर में, BPOs में, जहाँ नौकरी मिल गई वहाँ कर ली। अच्छा। फिर मैं रात में वहाँ जॉब करता था और दिन में अपनी इंटीरियर फील्ड के काम के लिए इंटरव्यूज़ देता था कि कहीं पे मुझे अच्छी कंपनी में काम मिल जाए। तो 1 साल 1.5 साल मुझे स्ट्रगल हुआ बहुत ज़्यादा। 1.5 साल तक मैंने जैसे ही ब्रेड एंड बटर अपना अर्न किया BPOs की जॉब से। उसके बाद जब मेरी नौकरी लगी पहली जॉब, तो वो एक एजेंसी में लगी गुड़गांव में। वहाँ पर हम लोगों ने जब काम किया तो 3 या 4 महीने के अंदर ही मेरे बॉस को पता नहीं क्या दिख गया कि शायद ये डिज़ाइनर से ज़्यादा अच्छा सेल्स कर सकता है। अच्छा। तो उसने मुझे प्रपोज़ किया कि वुड यू लाइक टू जॉइन आवर सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम। मैं डिज़ाइनिंग भी ठीक ठाक कर लेता था, बट मेरा भी मन ये था कि मैं जो डिज़ाइन बनाता था, मैं अपना भी और बाकी भी जो लोग टीम करती थी, मैं सबके डिज़ाइन बेच के मैं ही आता था क्लाइंट को। ओके। तो उसको मेरे पे कॉन्फिडेंस था कि यार तुम सेल्स करो। तो मुझे भी था कहीं ना कहीं कि ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे मौका मिला, फिर मैंने सेल्स करनी शुरू करी। तो कंपनी में जितना बिज़नेस वो लोग पूरी टीम मिलके करती थी, उतना बिज़नेस 1-1.5 महीने के अंदर मैं अकेला ही ले आया। तो उस एजेंसी का भी बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर धीरे धीरे प्राइवेट जॉब में होता ही है कि आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर आप जॉब चेंज करते हो। तो 2011-12 से लेकर 2019-20 तक लगभग 9-10 साल मैंने इसी फील्ड में काम किया है। काम किया है। ओके। मैंने पूरी नॉलेज अच्छे से डिटेल्ड, मुझे इन एंड आउट समझ में आ गया। 2020 में लॉकडाउन लग गया, कोविड लग गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला आपदा में अवसर ढूंढो। तो जब अवसर मुझे दिखा तो मुझे ये लगा कि अगर आपको याद हो आनंद विहार बस अड्डे का वो दृश्य, जहाँ पे यूपी वाले, बिहार वाले, MP वाले, राजस्थान वाले, हर कोई पैदल ही अपनी अपनी यात्रा पे निकल पड़ा था। हर किसी के साथ घर में क्या समस्या है नहीं है आपको मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या है कि जब चलो पढ़े लिखे लोगों की तो नौकरियां फिर भी बच गई, क्योंकि वाइट कॉलर जॉब्स, आप ऑनलाइन वर्किंग होम, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल के थ्रू आप काम कर लिया लोगों ने। लेकिन जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, जहाँ पे जो कारपेंटर है बेचारा, जो जो हाथ का कारीगर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, पेंटर है, उन लोगों की सबसे ज़्यादा नौकरियां गई। तो आपको याद होगा कि सरकार ने 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया था उस टाइम पर, जिसमें आपकी सारी EMIs माफ़ हो जाती हैं। और तो बस वो 3 महीने का मैंने रिस्क लिया, मैंने अपनी जॉब छोड़ी। और उनमें कुछ लोग हमारे भी थे, मेरे भी जानकार के थे, जो मैं आपको भीड़ बता रहा हूँ आनंद विहार बस अड्डे वाली दृश्य की। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि सर आप अपनी शुरू करो, हम भी आपके साथ काम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ऐसे इस जर्नी की शुरुआत हुई ब्रांड केटल की। और फिर मैंने कंपनी की नींव रखी। हमने फर्स्ट ईयर में ही अच्छा खासा टर्नओवर खींच दिया, क्योंकि मेरे पहले की मेहनत करी हुई लोगों की जो टीम थी, एक तो टीम जिसके साथ हमने काम किया उसने सपोर्ट किया, और जो क्लाइंट जिसके लिए मैंने पहले काम कर चुका था उसको भी ट्रस्ट था कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, तो उसने हमें काम दिया। तो ऐसे शुरुआत हुई थी कि हमें जो वीवो प्रोजेक्ट, जो पहला प्रोजेक्ट मिला था, वो इसी तरीके से मिला था। ओके। कि हाँ, दे नो मी कि हाँ विकास, इफ दिस जॉब विल गिवन टू विकास, ही विल गेट इट डन इन अ परफेक्ट मैनर। तो फिर वहाँ से हमने अच्छा काम किया तो ओप्पो आ गया, ओप्पो को देखा है तो रियलमी आ गया,
और बाकी ब्रांड्स जुड़ते गए। तो हमने 1 साल 1.5 साल मोबाइल कंपनीज़ के साथ किया, फिर हमने कुछ फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज़ के साथ किया, लाइक डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFC, वांगो, ये जितने भी ब्रांड्स आप इनमें आप कहीं पर भी जाते होगे तो कहीं ना कहीं आप ब्रांड कैटल के बनाए गए रेस्टोरेंट में आप गए होगे। तो 1 साल 1.5 साल हमने यहाँ काम किया, फिर हमें अपैरल सेगमेंट में मौका मिला, फिर ज्वेलरी सेगमेंट ऐड हो गया। तो धीरे धीरे आप जब एक ग्रोथ जर्नी पे होते हो, आप मेहनत कर रहे होते हो, आप काम कर रहे हो, आपका गोल ही सिर्फ ये है, आप कुछ और सोच ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो। करेक्ट। और आप पूरी शिद्दत से लगे पड़े हो उसके पीछे। तो जो आपने मैनिफेस्टेशन वाली बात बोली ना, मैनिफेस्टेशन यही चीज़ करवाता है, वो सारा ध्यान लेफ्ट राइट से हटवा देता है। जो मैंने 5 साल पहले शायद मैनिफेस्ट किया था, 2017, 18, 15, 16 में मैं ये सोचता था यार मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूँगा, लेकिन किसी कारण वजह से वो चीज़ नहीं हो पाती। लेकिन अगर एक सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो बैठ गया, मैनिफेस्टेशन क्या है, जो सबकॉन्शियस माइंड सोचता है और वो ऑटोमेटिक आता है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचवाया है उसको। जब आपकी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जब वो चीज़ घर कर जाती है, बैठ जाती है, फिर वो प्रतिबिंबित होती है, मतलब वो एक तरीके से इनकलकेट इम्बाइब्ड हो जाती है। और फिर वो जब आपने सोच लिया, आपके थॉट प्रोसेस ने उसको पूरा मथ दिया है अच्छे से, और फिर जाके आप एक फाइनल आउटपुट फिजिकल अपीयरेंस में देखते हैं। राइट। मैनिफेस्टेशन की चीज़ें तो खैर मैं आपसे आगे जानूंगी कि कैसे कैसे आपका ये प्रोसीजर रहा, लेकिन जैसे आपने कहा ना नौकरी करते हुए आपने ये स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों के लिए, चलिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि कोविड आ गया उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आपने उसका बहुत फ़ायदा उठाया उस टाइम का। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना आज भी वो मौके की तलाश में है। जैसे 2026 आ रहा है, हर किसी की अपनी एक उम्मीद है, हर कोई उस विश्वास के साथ कि 2026 में तो फाइनली मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। एक जो नौकरी वाला इंसान होता है ना, जैसे आपने कहा कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, तो इसलिए आधे टाइम तक, कई सालों तक आपने सिर्फ नौकरी ही की है। कहीं ना कहीं वो दिमाग में था कि आपको एक बिज़नेस करना है, वो भले ही वो कोविड के टाइम पे वो मौका मिला और आपने उस पर मौके पे चौका मार दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो मौका नहीं मिल पाता है। वो नौकरी कर रहे हैं, दिमाग में होता है बिज़नेस करना है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। क्या नौकरी में रहते हुए भी हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, और क्या ज़ीरो फंडिंग से भी हो सकता है बिजनेस स्टार्ट? देखिए, आपने खुद ही बोला कि आपने कहीं पढ़ा या मेरी कहानी सुनी कि मैंने 200 रुपये, 250, 235 रुपये से शुरुआत की। तो बिल्कुल ज़ीरो फंडिंग से शुरू हो सकता है। वही मैं आपकी ऑडियंस को आज बताता हूँ। नौकरी में रहते हुए क्या बिज़नेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके सामने जीता जागता उदाहरण बैठा है। मैंने जॉब के रहते हुए ही, जॉब करने के बाद ही करा। आई डोंट कम फ्रॉम एनी बिजनेस बैकग्राउंड। मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया। किसी को नहीं पता बिज़नेस होता ही क्या है। बिज़नेस में बिल्कुल मतलब, और जब मैंने भी शुरुआत की थी तो मुझे मना ही किया गया था कि भाई मत कूद इसके अंदर, चुपचाप से बढ़िया नौकरी चल रही है। आई वॉज वर्किंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग। मेरा 40 लाख का पैकेज था, 3.25 लाख रुपये मेरी महीने की सैलरी थी, और कोविड के टाइम पर भी थी, और मैं बहुत मस्त आराम से जीवन काट सकता था। पेरेंट्स लोगों का ना, ये जो मिडिल क्लास के होते हैं ना कि तुम ज़्यादा बिजनेस में, क्योंकि लॉस हो जाएगा, रहने दो, अपनी जो नौकरी चल रही है उसी पे फोकस बिल्कुल रहो। बिल्कुल। क्या होता है, समझिए इस बात को कि आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। अब लोगों को ये तो समझना पड़ेगा कि यार एक लेवल का रिस्क तो मुझे लेना होगा। आप घर बनाने जा रहे हो, आप पहली ईंट तो रखोगे, शुरुआत तो पहले से ही होगी। आपके स्टूडियो में इतना ब्यूटीफुल कोट आपके पीछे लगा हुआ मैंने देख रहा हूँ, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद सिंगल स्टेप। राइट। तो पहले स्टेप से होता है। तो आप सोच कर देखो कि फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। और बिजनेस बिना नौकरी के कभी जीवन में मत करना। एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको। किसी भी फील्ड का बिजनेस बिना नौकरी के अगर आप करोगे, क्योंकि आप 90% केसेस में, और जो व्यक्ति नौकरी करके बिजनेस करता है उसी फील्ड का, वो 100% सक्सेसफुल होता है। आप किताब उठाकर, इतिहास उठाकर देख लीजिए। इतिहास अपने आप को दोहराता है, बार बार दोहराता है। आप ये उठाकर देखिए, आपको पता लगेगा कि जिस व्यक्ति ने नौकरी करी है, जिस व्यक्ति ने घिसा है, क्योंकि मैं आज की डेट में टेबल के उस तरफ क्या होता है वो भी जानता हूँ, और टेबल के इस तरफ आके मुझे क्या एक्शंस लेने हैं मुझे ये भी पता है। क्यों? क्योंकि मैं पहले उस तरफ रह चुका हूँ। एम्प्लॉय माइंडसेट मेरा रह चुका है। वो क्या सोचता है, क्या देखता है, वो क्या करता है। 10 साल मैंने नौकरी में घिसवाया अपने आप को, तो मैं जानता हूँ कि एम्प्लॉयज़ की क्या कंडीशंस होती हैं। होम लोन की EMI, गाड़ी की EMI, टाइम पे सैलरी ना मिलना, टाइम पे सैलरी आना, फिर उसके अंदर का प्रेशर, फिर वो आप ही की कंपनी में बैठकर आप ही के लैपटॉप के ऊपर Naukri.com खोलकर कहीं और रिज्यूम अपलोड कर रहा होगा। हर चीज़ मुझे पता है बैठे बैठे।
आज मुझे कैसे पता, आज मुझे क्यों क्यों नहीं बेवकूफ़ बना पाता? क्योंकि मैं 10 साल नौकरी करके आया हूँ। जो सामने वाले के दिमाग में चल रहा है वो मुझे पहले से ही पता है। तो क्या होता है, हाँ ठीक है, आप 10 साल मत करो, लेकिन कम से कम आपको 3 साल उस पर्टिकुलर फील्ड में नौकरी ज़रूर करनी चाहिए जिसमें आप बिजनेस करना चाह रहे हो। चाहते हो। क्योंकि नौकरी में जो आप सीखते हो, आप पैसा कमाने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि नौकरी में पैसा आप कमा ही नहीं पाओगे। आप जितना मर्जी कमा लो, आप बचा नहीं पाओगे। तो आपके सपने तो पूरे नहीं होने वाले, ये तो बहुत बड़ी क्लियर बात है। लेकिन आप ये समझ लो कि यार आपको अगर उस लेवल पे जो आपने विजन देखा है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर ही बहुत बड़े बनते हैं। जॉब में भी अगर आप प्रोफाइल देखो, उस लेवल पे अगर आप जाओ, सत्य नाडेला है, सुंदर पिचाई, ये सारे एम्प्लॉयज़ ही तो हैं। ऐसा थोड़ी है कि इन्होंने कोई अपना बिजनेस, लेकिन फिर वो गूगल का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, वो एप्पल का सीईओ, यूट्यूब का सीईओ। तो अगर आप इस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, उस लेवल की तैयारी, क्या वो आपका बैकग्राउंड है, क्या वो आपकी नॉलेज है, क्या वो आपकी विजडम है, क्या वो आपकी एजुकेशन है जो आपको वहाँ तक ले जाए, वो आपको देखना पड़ेगा। हर आदमी सुंदर पिचाई नहीं बन सकता। मतलब ये फालतू की बात लेके कोई अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करे और डे ड्रीमिंग करे तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन जीवन भर बीत जाएगा और वो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर ही दब के मर जाएगा। तो प्रैक्टिकल बनिए, अप्रोच वही रखिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल। और ये मत सोचो, क्योंकि देखो यार, अपना टेस्ट इनिंग का टाइम नहीं है, वक्त का कभी किसी को कुछ नहीं पता। 2020 में कोविड लगा था, 2026 में, 27 में, यू नेवर नो, किसी के हाथ में कुछ है क्या? वक्त कब कहाँ कैसे जा रहा है, फास्ट मूविंग ज़माना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये कहानी पुरानी हो चुकी है, बदल डाली मैंने इस कथा को। आज की डेट में ओनली फास्ट एंड कंसिस्टेंस विंस द रेस। जो फास्ट है और जो कंसिस्टेंस है वही रेस जीतेगा। कछुआ सो गया, खरगोश सोया रह गया, नहीं, खरगोश फिर जागा, और अब की बार जब वो जागा है तो उसने ऐसी छलांग मारी है कि कछुआ बहुत पीछे रह चुका है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, नौकरी रहते हुए, नौकरी में करते हुए ऑफ कोर्स आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ की आपको एक पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए। ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अभी जैसे आपने कहा, जैसे आपने तो काफ़ी टाइम से, कई सालों से आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की ही कंपनी में काम किया और आपने वही अपना जॉब, वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है उस टाइम पे, जो उनको जॉब मिलती है, जैसे उन्होंने पढ़ाई की, घर वालों के प्रेशर में आके पढ़ाई की, फिर उसी से रिलेटेड उनकी जॉब थी। अब क्या है, अब उन्हें बिजनेस स्टार्ट अलग करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है फूड में बहुत ज़्यादा पैसा है और इसको हम लोग कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा। हाँ, तो क्या नौकरी पेशे वाला, परफेक्ट क्वेश्चन, हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हाँ, तो आप, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माइंडसेट मेरा भी चल रहा था, ठीक है, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ। अब आप धीरे धीरे अपने आप ओपन हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, नहीं बिल्कुल सही बात है। आप सुनिए, एक होता है करियर बाय प्रोफेशन, करियर बाय चॉइस, और एक होता है करियर बाय चांस। ठीक है। अच्छा, आज से मुझे एक बात बताओ, 10 साल पहले या 15 साल पहले क्या आप लोगों ने, या जो भी आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हो, क्या कभी सोचा था किसने कि मैं यूट्यूबर बनूं? यूट्यूबर को एज अ करियर कभी देखा भी जाता था? यूट्यूब ही नहीं पता था। यूट्यूब ही नहीं पता था। हाँ। था यूट्यूब, लेकिन पता नहीं था लोगों को। पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल में, आज की डेट में तो मतलब यूट्यूबर में मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आज IAS IPS भी जो बन जाते हैं, या जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हुए हैं, वो भी शायद सोचते होंगे यार हम यही कर लेते, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने के, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए की इनकम हो रही है। तो क्या होता है कि जमाना, मैंने बोला ना, फास्ट एंड कंसिस्टेंस विंस द रेस। जमाना इस तरीके से प्रगतिशील है आज की डेट में, वक्त यूं पलक झपक के, अरे इंस्टाग्राम पे यूं टक से आपने अंगूठा उठाया, अगर विद इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स अगर मेरा माइंड अटेंशन नहीं ले पाया वो वीडियो, तो मैं यूं अंगूठा आगे ऊपर कर देता हूँ। 1 सेकंड का तो समय है नहीं कि आप इंस्टाग्राम की रील भी ढंग से देख लो खड़े होके टाइम पर। तो आप समझ के देखो कि जो आपका पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट था कि जॉब करी किसी और फील्ड में, करना वो कुछ और चाहता है। तो करियर बाय चॉइस और करियर बाय चांस के ऊपर बात करता हूँ। एक होता है कि आपने चूज़ किया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप उसकी पढ़ाई करते हो, आप उसकी नॉलेज लेते हो, फिर आप एंट्रेंस देते हो, डॉक्टरी में एडमिशन होता है, MBBS करते हो, 5 साल 6 साल के बाद फिर आप ट्रेनिंग करते हो, फिर आप डॉक्टर बनते हो। इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही है समथिंग, लॉयर में भी ऐसा है, CA करना है, वो चॉइस है आपकी। कुछ लोगों के साथ होता है करियर बाय चांस, शायद आपके साथ भी हो गया होगा, शायद मेरे साथ भी हो गया, क्योंकि मैंने कभी थोड़ी सोचा था कि मैं इंटीरियर डिज़ाइन में इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट कर दूंगा और मैं बना दूंगा उसको, 100 करोड़ का वैल्यूएशन होगी और मैं बन जाऊंगा 1000 करोड़ का। ऐसा कभी भी इंसान उस लेवल पे 10 साल पहले, 15 साल पहले ये सोच हम लोगों की नहीं होती। बिल्कुल। हम लोग आते हैं बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे, तो हमारी सोच में बस यही हमारे दिमाग में बिठा दिया गया कि भाई तुझे अच्छी नौकरी करनी है,
मेरे पिताजी का मैक्सिमम सपना था कि तुझे बस अपने शहर में नौकरी मिल जाए, हाँ 50,000 रुपये मैक्सिमम सैलरी, हाँ उनका मैक्सिमम सपना था ये। आज मेरे यहाँ पे 25 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी 50,000 सैलरी मैं देता हूँ। तो अगर मैं उसी सोच पर रह जाता, ये मेरे पिताजी की मैक्सिमम सब, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, उन्होंने जिस दौर में हमें पढ़ाया लिखाया, राइट। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं आज की डेट में अगर ये बोलूँ, या आपको भी ऐसा फील होता हो कि लोगों के माँ बाप ने वो सब किया जो वो कर सकते थे। बिल्कुल। मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊँ, मेरे माँ बाप ने वो सब किया जो वो नहीं भी कर सकते थे। तो सोच कर देखो कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस होगा। Correct. लेकिन क्या है कि अब वो सेक्रीफाइस उन्होंने किया, अब हमारे अंदर, हमारी भी तो न्यूमरोलॉजी कुछ कहती है, हमारा भी तो दिमाग कुछ कहता है। अब ये थोड़ी मेरे पिताजी का सपना 50,000 मैक्सिमम, मैं वहीं पर रुक जाऊँ। हाँ अरे हम करेंगे, हमारे लोगों ने सिखाया हमको कि पैर उतनी ही फैलाओ जितनी चादर है। नहीं भाई, मैं चादर बड़ी करूँगा ना। ताकत है ना वो अपनी, हमारे देश में वो ताकत है, हमारे युवाओं में वो ताकत है। जब दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं यार, कोई BMW मर्सिडीज ऑडी चला रहा है, मैं नहीं चला सकता भाई। मेरे वो सपने कैसे पूरे होंगे फिर? तो क्या होता है कि आपको एक थॉट प्रोसेस, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि भाई मैं वो कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे करना है, वो जिद, वो अड़ियलपन, वो लड़ाई करने की हिम्मत, वो आपके अंदर होनी चाहिए। किसी भी एंटरप्रेन्योर में, किसी भी स्टेज पे, चाहे वो जॉब कर रही है या वो बिजनेस करना चाहता है या वो नहीं भी कर रहा है, आपके अंदर वो लड़ने की क्षमता है ना, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एक बात। दूसरी बात, करियर भाई चॉइस पे आते हैं। जो आपने बोला कि जॉब कर रहे हैं किसी फील्ड में और एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं किसी फील्ड में, कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपने जिस फील्ड में काम ज़्यादा कर लिया है, आप उसी फील्ड में, बेहतर ही ये होगा कि आप जॉब बिजनेस वहीं शुरू करो। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देखो, आप कहीं सी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने अगर जॉब ज्वाइन करी है तो वो कंपनी भी तो कुछ उसी फील्ड में काम कर रही है। उसका जो ओनर है या उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसी फील्ड में तो बिजनेस देख रहा है अपने आप को। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, ठीक है, आप एक इंश्योरेंस कंपनी में हो। अब आप ये सोचोगे यार मुझे रेस्टोरेंट चेन खोलना है अपना, तो इंश्योरेंस आपने 5 साल बेच लिया। अरे आप 5 साल आप बेच चुके हो, ठीक है, आपका सपना है रेस्टोरेंट खोलना है, फूड बिजनेस खोलना है। मुझे क्या लगता है कि जिस चीज़ में आपने काम कर, क्योंकि आपका ना इकोसिस्टम वैसा डेवलप हो जाता है। आपका इकोसिस्टम रेस्टोरेंट वाला डेवलप नहीं हुआ है। आपका इकोसिस्टम ऐसा नहीं डेवलप हुआ कि आप 10 बावर्चियों को जानते हो, शेफ को जानते हो, या आप उस लेवल के लोगों को जानते हो, आप हॉरेका बिजनेस के लोगों के साथ उठते बैठते हो तो आपको कनेक्ट जल्दी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आपने मेहनत करी है, आपने ऑलरेडी उसमें 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बिता दिए हैं, तब जाके आपको, अगर आप उसी फील्ड में स्टार्ट करते हो तो आपको एज मिलता है। आपकी शुरुआत फिर ज़ीरो से नहीं होती। जैसे मैंने 8 साल नौकरी करी अगर एक फील्ड में, और मैंने 2020 में, अब लोग कहते हैं यार विकास भाई आपने कैसे लॉकडाउन में आपने शुरू किया और 2005 साल में कंपनी बना दी, इतनी बड़ी कंपनी बन गई, इसकी ये वैल्यूएशन चल रही है और ऐसा कुछ है। तो आप ऐसा मत देखो, मैंने उसके पहले 10 साल नौकरी करी है, वो मेहनत करी है। तो मेरी शुरुआत ज़ीरो से नहीं हुई 2020 में, राइट। मेरी शुरुआत +10 से हुई है। मैंने 10 साल का वो एक्सपीरियंस, बैगेज लिया है। कैरी करके मैं अंदर कूदा हूँ। करेक्ट। सिर्फ मैंने एक वो रिस्क लिया है कि मैं पहले बॉर्डर के लाइन के इस तरफ था, अब मैं उस तरफ हूँ। मैंने सैलरी के मोह को त्यागा है, मैंने फिक्स्ड इनकम को त्यागा है, मैंने कंफर्ट जोन को त्यागा है, मैंने वो रिस्क लिया है। आप क्या रिस्क ले रहे हो? एक तो आप ये सब ले ही रहे हो, प्लस आप एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे आपको अब और सीखना है। वो भी स्क्रैच से स्टार्ट वो करना भी आप पड़ेगा। स्क्रैच से स्टार्ट करना है हाँ। आपको, उस बिजनेस के बारे में आगे, क्योंकि आपको बड़ा लुक्रेटिव लग रहा है। मेरा सपना है रेस्टोरेंट खोलना। भाई रेस्टोरेंट चलाना इतना आसान नहीं है। फूड बिजनेस इज नॉट दैट लुक्रेटिव एज इट अपीयर्स टू बी। इट इज नॉट दैट ईजी। वो जो फूड का बिजनेस करते होंगे जानते होंगे। आप मत देखो कि अगर रामेश्वरम कैफे वाले ने भाई साहब 200 करोड़ के डोसा बेच रहा तो मैं भी बेच लूंगा। आपकी ऑडियंस डिफरेंट है, आपका शहर दूसरा है, आपके अलग क्या रेज है, आपके वहाँ पे अलग रिक्वायरमेंट है। तो आप जिस फील्ड में काम करके निकलते हो ना, आपको जिसमें दक्षता प्राप्त है, आप बेहतरी यही होगा कि आप उसी फील्ड में अपना काम करो। जैसे मेरे नोन में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नौकरी छोड़ के और अपना मोमोज का और चाय का ये टी स्टॉल लगाया और वो काफ़ी अब मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो उसके पीछे का क्या रहता है? आपको क्या लगता है कि मतलब वो तो बिल्कुल उनके डिफरेंट एकदम फील्ड है, लेकिन क्या उनके दिमाग का माइंडसेट रहा होगा? और अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, वो एक लक होता है कि किसी किसी का नहीं चलता, बट किसी किसी का चल जाता है।
नहीं देखिए ऐसा नहीं है, लक तो तो मैं आपको क्या लगता है लक कि तो देखो, लक तो सेकेंडरी और बहुत थर्ड फोर्थ स्टेज की चीज़ है प्लीज़। मतलब मैं तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ना, ये वो गेम नहीं है कि एक बॉल आई और आपने बैट घुमा दी और छक्का लग गया। ये एक वैसा गेम है जहाँ पे आपको हर बॉल पे सिक्स मारना, और हर बॉल पे सिक्स ना लक से नहीं मिलता, वो स्किल से आता है। स्ट्रैटेजी? स्किल से आता है, स्किल, स्ट्रेटजी, विल, एक पावर, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीम हैंडलिंग स्किल्स, आपको फिर पेशेंस, परसीवियरेंस, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो सारी चीज़ें आप धीरे 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 अडेप्ट करते हो, आप सीखते हो। अब आपने बताया कि आपके नोन में थे जिन्होंने वो बनाया या वो बनाया, वो आगे बढ़ गए, तो उन्होंने उसके पीछे फिर एक थॉट अप्लाई किया होगा, ऐसे नहीं कूद गए होंगे उन्होंने। क्लैरिटी वो होगी क्लैरिटी होगी, उन्होंने वो सीखा होगा बिजनेस के बारे में, यार कहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, कहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मेरा ये मानना है कि सक्सेस की एक डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने कुछ स्टार्ट कर दिया और आप कहाँ तक पहुँचते, मतलब एक तो लिमिट होनी चाहिए ना, कि कैसे पता चलेगा वो सक्सेसफुल है या नॉन सक्सेसफुल है, या मैं ये अपने आप को मान लूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। जब आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो तो आप सक्सेसफुल हो, वरना नंबर्स मानने वाली क्या बात है। मतलब आपके मोमोज वाले राइट। जिसने किया, मुझे नहीं मालूम कौन है वो, हाँ हाँ। बट आज की डेट में अगर हम मोमोज में देखें तो एक वो जो डोलमा आंटी मोमोज हैं वो हैं, और एक वाव मोमोज वाला ही फेमस है। तो दो ही हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनको मोमोज के नाम पर जाना जाता है। बाकी तो लाखों लोग होंगे जो गली गली में मोमोज बेच रहे हैं, करोड़ों लोग होंगे जो ऑनलाइन जोमेटो पे और ये स्विगी पे मोमोज वगैरह बेच ही रहे हैं, चाउमीन बेच रहे हैं। तो क्या है कि अल्टीमेटली फिर आप उसको एज अ एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या वो उस लेवल पे आप नहीं आंकोगे ना। आपको यही तो देखना पड़ेगा कि किसी ने उस फील्ड में प्रॉपर एक ब्रांड बनाया हो। अब चाय बेचने वाले 100 हैं, ज़्यादा ही होंगे, हज़ारों होंगे, लेकिन चायोज़ तो एक ब्रांड है ना। फिर अब अगर आपको थॉट प्रोसेस रखना ही है तो यार फिर उसको टारगेट करेंगे ना। अगर मोबाइल बनाने जा रहे हो तो यार फोकस एप्पल को ही करोगे ना यार। एक आईआईटी में एक बच्चा एडमिशन लेता है तो हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं, तो सिलेक्शन कितने का होता है? 100 बच्चों का, 200 बच्चों का, 5 जितनी सीटें होती हैं। तो जिनका होता है उसी को तो मानोगे। अल्टीमेटली देखो, दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है। हाँ। तो जो हो गया ना सक्सेसफुल जो है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी जो लोग नहीं हुए वो बिल्कुल पागल हैं या वो गधे हैं, उनको बिल्कुल समझ लेना कि वो नहीं कर पाए। लेकिन अब वो नहीं कर पाए उसके पीछे 50,000 कारण होंगे, लेकिन जो कर गया उसने कुछ तो बेहतरीन ऐसा उन सब लोगों से किया है जो वो कर पाया है। तो उसको रिस्पेक्ट करो। और आपका और मेरे को एज एन एंटरप्रेन्योर एक विजन और एक मिशन की तरह हम देखें तो हमें थोड़ा सा रूथलेस भी होना है, और हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी इतना होना है कि बॉस हमें ये उखाड़ना है। तो हमें कौन नहीं कर पाया, हमें इस पर फोकस नहीं करना, कौन कर गया हमें वहाँ फोकस करना है। अच्छा, ये ऐसा भी होता है क्या कि बिजनेस है ना वही लोग कर सकते हैं जो बहुत चालाक हो, बहुत स्मार्ट हो? जो जो सिंपल लोग होते हैं, जो इमोशनल लोग होते हैं, जो सीधे साधे लोग होते हैं, वो बिजनेस कर ही नहीं सकते। ये माइंडसेट बना रखा है। क्योंकि मुझे भी आसपास बहुत सारे लोग बोलते हैं तेरा दिमाग ना, माइंडसेट तेरा वो बिजनेस वाला नहीं है। तो क्या ये सच में एक्चुअल में ये ऐसा होता है क्या, देखो, या इनका एक अलग माइंडसेट होता है बिजनेस वालों मैं का? आपको एक चीज़ बताता हूँ अंचल जी। देखिए, बिजनेस शरीफ लोग या चालाक लोगों का फ़र्क नहीं है आपको। अच्छा, आप बिजनेस क्या, बिजनेस का मतलब क्या समझते हो? एक एंटरप्राइज खड़ा करना, एक टीम खड़ी करना। करेक्ट। तो टीम में अगर आप चालाक नहीं हो तो आप चालाक लोगों को हायर करो जो चालाकी से काम करेंगे। ये भी है। सिंपल सा प्रोसेस है। ज़रूरी है कि सारी चालाकी आप ही को करनी है? मतलब क्या रतन टाटा साहब, आइकन ऑफ इंडिया, क्या वो उन्होंने चालाकी और धूर्तता से ही बिजनेस खड़ा किया होगा? या मानी जी की बात करें, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, प्राइवेट कंपनी अगर रिलायंस बना दी तो क्या वो चालाकी से बनाई होगी? नहीं, धीरू भाई मानी जी ने मेहनत करी, वो ट्रस्ट से कंपनी बनाई, लोगों का ट्रस्ट जीता। उस ज़माने में ओनली विमल करके कपड़ा निकाला, जिस कपड़े ने, जिसके ऊपर फिर लोगों ने, रिलायंस इज़ द कंपनी जिसने शेयर मार्केट, शेयर्स, इंडिया में ये स्टॉक, आईपीओ, ये सब चीज़ों की शुरुआत कराई थी। 80s 70s 80s की बात बता रहा हूँ, जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम बहुत पीछे थे, जब धीरे 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 कुछ कंपनी पूरे हिंदुस्तान में गिनी चुनी कंपनियां थी। उस टाइम पे उन्होंने लोगों का विश्वास जीता, दिल जीता, धीरे 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 स्ट्रैटेजी से, मेहनत से, और फिर लोग आते गए, टीम बनती गई, कारवां खड़ा होता गया, और उन लोगों ने बिजनेस चलाया। तो आपको वो लोग हायर करने हैं जो आपसे बेटर है, जो आपका काम आपसे बेटर कर पाए उस पर्टिकुलर रोल में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको चालाक होना ज़रूरी है या आपको वैसा है, आपको एक फोकस होना ज़रूरी है। फाउंडर को, एंटरप्रेन्योर को, ओनर को इतना जानना ज़रूरी है कि यार मैं जिस मिशन पे हूँ
उस मिशन के लिए इस पर्टिकुलर रोल का इम्पोर्टेंस है और इसको अचीव करने के लिए मुझे ये लोग चाहिए। अगर मुझे ये लोग चाहिए तो मैं उन लोगों के पे फोकस करूंगी। तो आपको अपने इन 5 लोगों पे फोकस करना है जो आपके लिए बिजनेस करेंगे। मतलब ये ऐसे कह सकते हैं, एक कृष्ण रखो, एक अर्जुन रखो, हाँ, एक युधिष्ठिर रखो, एक बिल्कुल। भीम रखो, हाँ, जो आप अलग कह अलग अपने डिपार्टमेंट अपने अपने संभाले, डिपार्टमेंट संभाले। और हाँ, आप कृष्ण की तरह बस एक मेंटोरशिप की तरह ऐसे ऐसे करो, बाकी वो आप सारे काम करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप कह अगर सकते मैंने सही बोला है तो। हाँ, अच्छा, ठीक है, अभी जैसे मैंने बात की, हम लोग स्टार्टअप की बात कर ही रहे हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बहुत चुनौतियाँ आई होंगी, बहुत सेक्रीफाइसेस आपने अपनी लाइफ में किए होंगे। तो अगर कोई, क्योंकि जब कोई इंसान है ना बिजनेस करने की सोचता है, तो उसे सबसे पहले प्रॉब्लम आती है फंड की, ठीक है, जिस पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं क्लूलेस, उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है, किसका बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छा, मेरा दोस्त ये बिजनेस कर रहा है, मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा, उसको देखा तो उसके में ज़्यादा वो पैसा कमा रहा है, मैं ये कर लेता हूँ। कुछ लोग एकदम क्लूलेस होते हैं, फंड भी नहीं होता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्टार्टअप करना चाहिए और किस माइंडसेट से करना चाहिए? और अगर ज़ीरो फंडिंग है तो क्या क्या चैलेंजेस के लिए आप तैयार रहो, क्या कहना चाहोगे? देखिए हिंदुस्तान में ना फंडिंग की तो अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप इस चीज़ से तो निश्चिंत हो जाओ। मैं आपकी ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, जो बिज़नेस करना चाहता है, जिस फील्ड में करना चाहता है, इतने स्कोप, इतने गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स डाल दी हैं। बट वो स्कीम सिर्फ नाम की है। जब आप नहीं, मैं बताता हूँ, हम्म शुरुआत, स्टार्टिंग हम्म वो आपको अपने गट पे करनी होगी। आपने अगर इतना सा भी रिजल्ट ले आए ना आप अपने बिजनेस में, इतना सा भी, अच्छा। फिर आपको फंडिंग की जरूरत, दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। हम्म मैंने जब कोविड में स्टार्ट किया, उस टाइम पर तो और फंड बट रहा था कि लोग, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी कि भाई जिन्होंने ईएमआई ले रखी है 3 महीने तक मोरेटोरियम दे दिया, नहीं काटा। फिर मैंने भी सुना स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन, फलाना लोन, ठिकाना लोन। अब मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट 5-10 लाख रुपए से नहीं होती, 50 लाख 1 करोड़ चाहिए था, क्योंकि हमें अच्छा। फैक्ट्री लगानी थी। हम्म तो वो रिक्वायरमेंट नहीं मिलती, क्योंकि इतनी जल्दी आपको इतना बड़ा फंड नहीं मिलता। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जहाँ पर भी आप हो, आपके पास 2 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं, आप अपनी एक वेबसाइट बना लो। आप कहीं से भी बस शुरू कर लो। आप, मैं ये कहता हूँ, स्टार्ट विद ज़ीरो, ग्रो विद कस्टमर्स मनी एंड एक्सपैंड विद इन्वेस्टर्स मनी। स्टार्टिंग जहाँ पे हो आप वहीं ज़ीरो से कर लो। आपको लगता है कि यार मैंने अब स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर लो, तुरंत स्टार्ट कर लो। थॉट प्रोसेस बनाओ। थोड़ी सी कैपिटल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। कुछ पैसा शुरू शुरू में लग जाता है कि आपने किसी पर्टिकुलर वेंडर को पेमेंट करनी है। देखो पैसा किस रूप में हो, फंडिंग क्या होती है, या तो फंड ये होता है कि कैश, हम्म या एक फंड आप इसको ऐसे भी बोल लोगे, एक कॉन्टैक्ट्स या आपका एक्सपीरियंस, आपके पुराने जॉब। इसलिए मैंने बोला ना जॉब करनी क्यों ज़रूरी है, कि आपने जॉब करते करते जो एक्सपीरियंस कमाया है, जो लोगों के कॉन्टैक्ट्स कमाए हैं। तो अगर आपको, मेरे को अगर आज की रेट में एग्जांपल के तौर पे मैं इस माइक को बेचने का, ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करता हूँ, तो मेरे को ये 20 या 2,000 माइक उठाने हैं, और कहीं पे मुझे पता है ऑर्डर है, मुझे डिलीवर करना है, मान लीजिए। तो ये माइक उठाने के लिए मुझे अपफ्रंट पेमेंट देनी पड़ेगी पहले। बिल्कुल। तो अगर मेरा इस माइक वाली कंपनी के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है और वो मेरे को 30 दिन का, 40 दिन का क्रेडिट दे देता है, तो मैं उससे बिना किसी मेल के मैंने माल उठा लिया, और यही मैंने उसको सप्लाई कर दिया। उससे मैंने तुरंत पेमेंट ले ली, उससे पेमेंट ले ली, और वहाँ मैंने 1 महीने बाद दे दी। एक तरीका हो गया। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगा आपको, आपने हूँ बोल दिया, होता नहीं है ऐसा, ठीक है ना। हाँ, होता नहीं है तो ऐसा। चैलेंजेस की बात कर रही अब हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, तो होता क्या है कि आपने स्टार्टिंग की तो बात ठीक है, आपको लगा कि हाँ बहुत बढ़िया हूँ, ऐसे हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए। हाँ। वन ऑफ द चांसेस हैं कि हो भी जाए, लेकिन आपको ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? जब आप कूदोगे समुंदर में तभी तो पता चलेगा। और मतलब चलिए, आपका तो, उनका तो ट्रस्ट था आपके ऊपर, इसलिए उन्होंने आपको दे दिया। हाँ, पहले तो ट्रस्ट इसलिए था ना, क्योंकि मैंने वो 10 उस पे साल में काम ट्रस्ट कमाया किया था। है। मैंने वो मेहनत करी थी, तभी तो मैंने आपको बोला कि आपको नौकरी करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि उस नौकरी के दौरान आप उस इकोसिस्टम को बिल्ड करते हो, आप लोगों को जानते हो, आप उस पर्टिकुलर, मतलब 2 चीज़ें होती हैं, सेलर और बायर। सेलर के 5 लोगों को आप जानते हो, बायर के 2 लोगों को आप अगर जानते हो, तो आपका काम हो गया। अब कोई नया बंदा है, वो जानता नहीं है, तो उसको अरे तो पहले सब, इन्वेस्टमेंट मैं देनी आपको कह रहा हूँ, हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया की किसी कंपनी के बारे में उठा लो। इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो एयरलाइंस, इंडिगो ने 100 जहाज खरीदे थे। आप उसकी उठा के देखो कहानी क्या है। 100% यही कहानी है। जब जहाज खरीद के लाया, वो पता नहीं कितने $1 मिलियन में डील हुई थी। पैसा पहले नहीं देना पड़ा, पहले पैसा आ गया, फिर वो जहाज उड़े, उन जहाज ने जब कमाना शुरू करके दिया, तब तो जाके दिया। उसका पैसा चुकाया गया।
ऐसे बनती हैं कंपनियां, ऐसे खड़ा होता है स्टार्टअप, ऐसे बिल्ड और बिजनेसेस बिल्ड होते हैं। लेकिन फाउंडर को सिर्फ दिमाग लगाना है कि यहाँ से लेना, यहाँ देना, वो कुछ प्लेसमेंट का गेम है सारा का सारा। बॉल आती है ना, बैटिंग करता है आदमी, गैप ढूंढता है, वो पॉइंट और स्लिप के बीच के फील्डर का गैप ढूंढना है आपको, बस उस गैप में अपनी बॉल को ढंग से प्लेस करना है। आपके साथ भी ऐसी हुआ था क्या? मतलब कहीं आप जब गए थे तो वहाँ पे आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन आपने पैसा कहीं से उठाया और दिया? ये हर जगह, ये तो हर किसी के साथ होगा, ये कोई ना कोई भी बिजनेस है। मैं आपके चैनल पे ओपनली बोलता हूँ, कितने बिजनेसमैन आपके क्लाइंट्स होंगे, आपकी ऑडियंस होगी, स्टार्टअप वाले ऑडियंस होंगे, बहुत अच्छा भी कर रहे होंगे, अच्छा करना चाह रहे होंगे, आप पूछ लेना, ये हर जगह की कहानी है। तो यही तो दिमाग है एंटरप्रेन्योर का, यही तो फोकस है। बिजनेस मतलब बिजनेस इज ऑल अबाउट क्या, आपने कुछ पाया, कुछ खो दिया। कुछ लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं, गलत है। मैं कहता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है। अरे कुछ पाया, कुछ खो दिया, फिर आपने कुछ पाया, फिर कुछ खो दिया, अल्टीमेटली आपने क्या पाया? हाँ, आपने कुछ नहीं पाया। हाँ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, गलत लाइन है, काट रहा हूं उसको मैं। कुछ पाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है, आप चीज़ों को मैनेज करना सीखो। मैनेज, बिजनेस एक गेम आती थी, हम लोग खेलते थे, मोनोपोली, याद है आपको? लूडो, चेस, तो बिजनेस गेम खेलो, वो बचपन में व्यापार सिखाया गया है। हाँ। तो उस चीज को समझो, इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, कि कौन सी चीज, कितना माल क्रेडिट पे लेना है, 60 दिन का क्रेडिट होना चाहिए और 30 दिन की पेमेंट होनी चाहिए। आपको आपके क्लाइंट से 30 दिन में पैसा आ जाना चाहिए, लेकिन आपको अपने सप्लायर को 60 दिन में पैसे देने हैं। ये रिलेशन आप डेवलप कर लो, ये मैकेनिज्म निकाल लो, हो गया बिजनेसमैन। आपका क्या एक्सपीरियंस था? देखो, एक्सपीरियंसेस ऐसे ही होते हैं, मिले जुले हैं इसमें। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, कहीं कहीं पे तो अपॉर्चुनिटी ऐसी आई। अब देखो, ये आज मैं ज्ञान इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 10 साल नौकरी और 5 साल बिजनेस कर लिया है। हाँ। तो ये जो आप जो मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे हो, ये सब 15 साल करा के जो ये लबो लुबाब है, ये वो चीज़ निकल के आ रही है। लेकिन आज अगर आप शुरू करते हो कुछ भी एक स्टार्टिंग में, तो इतना कॉन्फिडेंस, इतना ईजी, इतनी हंकी डोरी चीज़ें हैं नहीं। आप अटकोगे, लोग आपको अटका देंगे, लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मैं देती हूँ, तेरे को हेल्प करता हूँ, तुम स्टार्ट करो अपना। आप बैठे रहोगे, अच्छा आ जाएगा आ जाएगा, फिर वो बंदा आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा, फिर आपको लगेगा अरे मैं मर गया। मैं आपको कहानी बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग में गया तो मैं इन्वेस्टर के पास गया पैसे मांगने। मैंने कहा भाई मेरे पास एक आइडिया है, मैं इंटीरियर कंपनी ऐसे बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैंने हज़ारों प्रेजेंटेशंस दी होंगी मैम, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी प्रेजेंटेशन मैंने दी, मैंने पूरा डेक बनाया। नहीं भाई साहब, आपके डेक में ये नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर में क्या करा, टर्नओवर कितनी हुई? मैंने कहा अभी हम सर कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर पूरा होने वाला है। अच्छा फिर ये लाओ, अच्छा आपका क्या है, मार्जिन कितना है, जीपी क्या है, एनपी क्या है, एबिट्टा क्या है? पता ही नहीं था एबिट्टा क्या होता है, काम शुरू कर दिया हमने एबिट्टा। फिर मेरे को ये 1.5 साल बाद मैंने मेहनत की, पता चला यार और क्या होता है भाई, और जाने। फिर किसी और के पास गए, फिर बैंक के पास गए। अब उस इन्वेस्टर ने बोला भाई तुम्हारा इतना कितना है, फिर तुम्हारा पीबीटी क्या है, पैट क्या है, मतलब इतनी चीज़ें खोल के आ गई। तब तक तो साल बिजनेस के 2 साल निकल चुके थे। अब मैं, चल कोई बात नहीं, क्या बोला मैंने, गेम है परसिवियरेंस का, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक बार प्रेजेंटेशन दिखाओ, 2 बार दिखाओ, 3 बार दिखाओ, 4 बार दिखाओ, आपको नहीं पता कौन सी चीज़ कब क्लिक होगी। आप एक तरफ बिजनेस भी करो, फोकस करो, अपना काम जो चल रहा है करो, और फंडिंग के लिए हम और मेहनत कर रहे हैं। कस्टमर का जो पैसा आ रहा है उसी से रोटेशन हो रहा है। अब होता क्या है कि कस्टमर ने मेरे से इतनी लंबी फाइल मांग ली, इन्वेस्टर ने मेरे से पूरा डेटा मांग लिया, हम ड्यू डिलीजेंस करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ठिकाना करेंगे। अरे मेरे भाई, मैं एक चीज़ कहता हूँ, रईस मूवी का एक डायलॉग है, बंदा बंदे पे पैसा लगाता है, धंधे पे पैसा नहीं लगाता। अरे मैं आपके सामने बैठा हूँ एज ए प्रमोटर, एज ए फाउंडर, मुझ में दम दिख रहा है। अगर फाउंडर में दम नहीं दिख रहा ना भाई, मतलब पैसा लगाओ। मैं बोलता हूँ सारे इन्वेस्टर्स को, तुम फाउंडर के साथ ऐसी प्रश्नबाजी करते हो कि तुम फाउंडर का बॉस बनने की कोशिश करते हो। अरे उसने एक आइडिया लगाया, सोचा, पहले उस सबसे पहले देखो कि फाउंडर में दम है या नहीं है। उसकी कन्विक्शन में आपको दम नज़र आ जाएगा। बिजनेस में फ्लॉज हो सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी फ्लॉज हो, ज़रूरी नहीं कि जोमेटो जब आई तो जोमेटो के पहले दिन में और दीपिंदर गोयल के आज के काम करने के तरीके में चेंज नहीं होगा, हज़ारों चेंज होंगे, लेकिन दीपिंदर गोयल में दम उसी दिन रहा होगा जब उसके ऊपर भीखचंदानी जी ने पैसा लगाया कि हाँ भाई साहब दम है। तो दम चाहिए ना फाउंडर में, अगर वो दम उसके अंदर है तो पैसा लगाना भाई। इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, क्या ड्यू डिलीजेंस, 50 कागज बना ही लेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा बिजनेस, 50 बिजनेस तुम्हारे आईटी के, टेक्नोलॉजी के, फलाने के ढिकाने के सब डूब तो गए। और जहां पे पैसा देने वाले, जहां फाउंडर बेचारा मेहनत कर रहा है, लगा पड़ा है, वो अपनी जान लगाने को तैयार है, उसका स्किन इन द गेम लगा हुआ है, उसका घर कोलेटरल पे है, वहां तो उसको पैसा नहीं दे रहा, फिर तू किस बात का इन्वेस्टर भाई।
अगर तुझे सारी चीज़ें एकदम अप्रोप्रिएट चाहिए कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ऐसा होना चाहिए भाई साहब, तुम्हारा जीपी स्ट्राइक रेट पे ओके चाहिए, एनपी चाहिए, एबिटा पॉजिटिव चाहिए, इतना परसेंटेज का होना चाहिए, फिर आपका पीबीटी होना चाहिए, पैट आपका निचोड़ आना चाहिए, अगर इतना सब कुछ हो ही जाएगा तो मैं तो पैसा ले ही लूँगा भाई, मुझे फिर तेरे पास आने क्यों है। तो ये हमारी डिस्कशन हुआ करती थी। तो जब ऐसा होता गया एक टाइम ऐसा आया, एक आदमी, आज वही इन्वेस्टर्स हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि भाई साहब हमें अपने साथ जोड़ लो, हम रेडी हैं आपके बिजनेस में, विजन में इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि अब वो वैल्यूएशन वहाँ तक पहुँच गई। भाई आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। वो तब आएगा आपकी कन्विक्शन के ऊपर, कन्विक्शन से, कि आप जो खुद काम करने जा रहे हो उसमें दम है या नहीं है। इंसान को ना अंदर से पता चल जाता है, उसको आवाज़ आ जाती है कि वो क्या बनाने जा रहा है, वो क्या फोड़ने जा रहा है, वो क्या तोड़ने जा रही है। करेक्ट। अगर उसके अंदर वो विजन में वो कन्विक्शन है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपकी आवाज़ में। अगर वो नहीं है तो वैसी कोई फ़ायदा नहीं है, तो बंद कर दो दुकान। पैशन के लिए अगर काम कर रहे हो ना, जान लगी पड़ी है ना, जब सब कुछ झोंक रखा है ना अपना, तभी बिजनेस करो। मज़ा भी तभी है क्योंकि आप हमेशा थ्रिल के एज पे रहते हो। एक स्मॉल फ्लक्चुएशन सब कुछ ख़त्म कर देगी। तो थ्रिल ही इसी चीज़ का है, और क्या चीज़ है। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा हो, करोड़ों की टर्नओवर आ रही है, अकाउंट में पैसा पड़ा है, लोगों की सैलरी टाइम पे जा रही है, अरे सब आपकी EMI सब टाइम पे हिट हो रही हैं, तो फिर तो एक मोनोटनी आ गई। फिर तो वो स्टार्टअप का उथल पुथल, वो स्टार्टिंग के जो टाइम का फ्रेम का जो दर्द होता है वो तो आपने एंजॉय नहीं किया। EMIs बाउंस होंगी, सैलरीज डिले होंगी, इन सब को झेलते हुए, और कस्टमर के डिलीवरेबल्स भी डिले होंगे, इन सब चीज़ों की समस्याओं को झेलते हुए भी अगर आप खड़े हो तटस्थ, कॉन्फिडेंट, तो आप रियल बिजनेसमैन हो। इसके साथ एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, टीम वर्क। क्योंकि एक फाउंडर भी तभी चीज़ें कर पाता है जब उसकी टीम भी वैसी ही काम करे। ठीक है, अब हर चीज़ पे, हर लेवल पे आप तो नहीं उतर सकते हो, डेफिनेटली आपकी टीम काम करेगी। कई बार जब ऐसा होता है ना, जब कोई स्टार्टअप करना चाहता है या वो बिजनेस स्टार्ट कर चुका है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी ने फ्रेंचाइजी ले ली किसी रेस्टोरेंट की, ठीक है, अब उसके जो शेफ़ है वो कहीं चले गए या उन्होंने छोड़ दिया, तो उसका बिजनेस वहाँ ठप हो गया। अब फाउंडर के पास पैसा भी है, उसके पास कॉन्फिडेंस भी है, उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास उस फील्ड की पूरी नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन वो शेफ़ चला गया। या फिर आप जैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, कारपेंटर भी होगा, इलेक्ट्रिशियन भी होगा। क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली, हम लोगों ने भी अपना घर लिया, तो मैंने पूरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग से पूरा सब कुछ करवाया है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज ये नहीं आया, आज वो नहीं आया, आज कारपेंटर भाग गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो क्या इससे क्या ना, काम डिले होते चले जाते हैं। तो ऐसे ही ये सिर्फ इसी की बात नहीं है, हर एक जो भी स्टार्टअप करता है इंसान, उसके नीचे उसकी टीम काम करती है। तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो गई तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में मतलब अपनी टीम के साथ उनको कैसे मैनेज हम लोग कर सकते हैं, और कि जिससे आप जो चीज़ डिलीवर करना चाह रहे हो अपने क्लाइंट को, वो भी टाइमली हो जाए। आप उस चैलेंज को कैसे लेते हो, और अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है और अपनी टीम को कहीं ना कहीं मैनेज करना चाहता है, तो वो कैसे करे? अपने सपने के अंदर टीम का विजन जोड़ो। टीम को एम्पावर आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं बॉस हूँ तो मैं चीज़ें, थिंग्स शुड हैपन ओनली इन माई वे और हाईवे, ये नहीं हो सकता। आपको अपनी टीम को वो रिस्पेक्ट, वो अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ साथ वो रेम्यूनरेशन जो वो डिज़र्व करती है, वो आपको देना पड़ेगा। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, सिंपल सा सौदा है। चाहे वो छोटी टीम हो, चाहे वो बड़ी टीम हो, टीम ऑफ प्रॉब्ली 2 or 3 पीपल और मे बी 200 पीपल। तो क्या होता है, हम लोगों ने तो देखो इसका एक तरीका ऐसा निकाला, हमने अपनी टीम के अंदर ही एंटरप्रेन्योरशिप बना दी। अच्छा। हाँ, मैंने अपनी टीम में जितने लोग काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरी फैक्ट्री में नुकसान हो रहा है, चोरी हो रही है, माल वेस्ट हो रहा है बहुत सारा। तो मेरा जो प्रोडक्शन हेड था और मेरा जो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र था, मैंने उन दोनों के नाम पे एक कंपनी खोल दी और उनको बोला आज तुम इस कंपनी के मालिक हो। अब कितना बड़ा मैंने स्टेप उठाया। ब्रांड केटल के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रांड केटल 2 more कंपनीज फॉर्म्ड, जिसके 2 नए GST बने। वो GST सरकार को भी फ़ायदा हुआ,
अब आज की डेट में मेरी फैक्ट्री के अंदर एक लकड़ी के टुकड़े की भी वेस्टेज नहीं है। क्यों? क्योंकि अब अगर उसके अंदर कुछ भी काम हो रहा है तो उसके साथ यही डील हो गई कि भाई काम आएगा, ब्रांड कैटल 100% काम तेरी कंपनी को देगी। अगर हमारा 20% मार्जिन है तो 5% मार्जिन हम काट के 15% 10% तुझे पास ऑन करेंगे। तो पहले तू 70,000 80,000 रुपये महीना कमाता था, आज वो 2.5 लाख रुपये महीने कमा रहा है। मेरा क्या गया? आपको तो फायदा ही हो गया। मेरा फायदा हो गया। हाँ। कुछ परसेंटेज को कुछ कॉम्प्रोमाइज करके हाँ, बिजनेस प्रॉफिट हाँ, के, correct। कोई बात नहीं। उसी काम को वो 2 बार करते थे, वो परसेंटेज वैसी बह जाती थी। उसी काम को 2 बार करते थे, उसी काम को वो वेस्ट कर देते थे। तो या तो मैं अब ठीक है 50 CCTV लगवा लो, या तो मैं बैठा रहूं यही सब दिमाग लगाता रहूं। तो भाई अपने को वो नहीं करना, क्योंकि अपन लोग सॉर्टेड है, हमें मालूम है कि सब यहीं रह जाना है, एक भी रुपये ऊपर लेके कोई जाएगा नहीं। तो सुकून ज़्यादा ज़रूरी है। सुकून ज़्यादा ज़रूरी है तो कैसे करें काम? तो भाई साहब सबको एंटरप्रेन्योर बनाओ। फिर वो उस लगन के साथ भी वो काम उसी करेगा लगन कि मेरी बोल तो कंपनी रहा है। हूँ, उसी लगन के साथ काम करता है, वो हमारे पीछे बढ़ता है। सर जल्दी से मटेरियल नहीं आया, ये प्लाई नहीं आया, ये MDF नहीं आया, ये पेंट नहीं आया, ये लोहा नहीं आया, लंगड़ नहीं आया, सब लिस्ट बना के तैयार रहता है। पहले हम लिस्ट मांगते मांगते थक जाते थे, उसके पीछे दौड़ते थे। Right। हाँ दे रहे हैं सर, अभी बना रहे हैं, भेज रहे हैं, लटके रहो। आज की डेट में खड़ा रहता है वो, सर जल्दी से लिस्ट मांग मंगा के दो, मुझे काम करना है। तो ये डालो ना, ये चीज़ आपको अपने अंदर अपना दिल थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। और ना अब हमें कुछ देखना पड़ता है, क्वालिटी भी खुद चेक करता है। क्योंकि अगर माल रिजेक्ट हो गया तो बेटा सारा तेरा वापस, जो फेलियर है वो तेरे ऊपर ही है, जो सक्सेस है वो भी तेरे ऊपर ही है। अपने आप बनाता है, अपने आप चाहता भी है, लगाता भी है। तो मेरे लिए स्केलेबल मॉडल बन गया। मैं पहले 1 महीने में 3 प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट कर पाता था, आज मैं 8 करता हूँ। तो आपके पास तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन है नहीं मैडम, ऑप्शन बनाया गया है। अब जो 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 क्या कहते हैं, अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, अब शेफ चला गया, वो क्या करेगा? तो शेफ ना जाए ना, क्यों गया शेफ? शेफ के अंदर देखो ना भाई, शेफ क्यों चला गया? उसकी सैलरी थी 30,000 रुपये या 40,000 रुपये। अगर वो डिजर्व करता था लाख रुपए, वो क्यों गया? वो कहाँ गया? वो कहीं तो जाके उसने 2 ही काम करे होंगे, या तो उसने अपना खुद का कोई ठिया खोल लिया होगा, या कहीं या किसी बड़ी कंपनी में ज्वाइन किया होगा। तो आज आप उसे अगर 20,000 रुपये, 25,000, 30,000 जो भी आप सैलरी दे रहे थे, उसकी सैलरी वहां पे जाके कितनी लगी होगी? 40,000। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। तो आप उसे बैठा के डील करो ना कि ये रेस्टोरेंट तेरा ही है यार, पूरे प्रॉफिट का 2% तेरा जाएगा, 5% तू भी ले, प्रॉफिट का हिस्सा दो। सैलरी मत दो, शुद्ध मुनाफे का हिस्सेदार उसे बनाओ। अगर उसको हिस्सेदार बना लिया अपने व्यापार में, तो फिर वो व्यापार आपका अकेला नहीं, फिर वो डबल इंजन की सरकार होगी। फिर 2 इंजन खींचेंगे उसको, तब व्यापार रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। बहुत सारे लोग जो इसको सुन रहे होंगे तो उनको भी समझ में आ रहा होगा, अच्छा ये भी टेक्निक की जा सकती है। अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बेस्ट क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए कि ये इसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए? दिलेरी सबसे पहला पॉइंट है, दिलेरी, करेज। करेज से इम्पोर्टेंट कुछ, करेज मतलब ठीक है यार, ख़त्म, जो आएगी समस्या देखेंगे, फाड़ देंगे, उठा के पटक देंगे, क्या प्रॉब्लम है, आने दे, देखूँ तो सही क्या है, क्या करेज मतलब ठीक है यार। हम लोग स्टार्टिंग में यार EMI बाउंस हो रही है भाई, लोन ले रखा है, उसकी डेट लगी हुई है, क्या कर लोगे परेशान होकर भी? मेहनत करो। मतलब गाना याद आता है, बॉलीवुड ने कुछ ही चीज़ें अच्छी दी हैं हमें, मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, देख जीतना चाहे गर तू यहाँ, कर खुद को तैयार यहाँ, गेट रेडी टू फाइट। तो ये चीज़ें आप समझो कि आपको अपने अंदर वो जुझारूपन, वो करेज समझते हो ना, कि किसी से भी किसी भी लेवल पे लड़ने की क्षमता, वो दिलेरी, वो जिगरा अगर आप कह लो, वो अगर है एंटरप्रेन्योर में, बस उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अपने आप वो सीख लेता है। और कलेजा तो ना माँ के पेट से लेकर ही पैदा होता है इंसान। जो पहलवान होता है ना, जो कुश्ती लड़ता है, वो कलेजा लेकर ही आता है। तो उसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप का दंगल जब आप इस सोसाइटी में और समाज में लड़ रहे हो, तो बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे। सबसे पहले 4 चीज़ें होंगी आपके साथ। सबसे पहले होगा अस्वीकार, मना किया जाएगा, नहीं माना भाई। फिर उसके बाद होगा आपका दमनकारी, लोग आएंगे आपको दबाएंगे। उसके बाद आपको कुचलने की कोशिश करी जाएगी कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद लोग आप पे धीरे धीरे, अगर आप फिर भी खड़े रहे, इन तीनों में भी आप अगर तटस्थ हो, तब जाके लोग आपके ऊपर हल्का हल्का फिर लांछन लगाने की कोशिश करेंगे। फिर आपके कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर सवाल उठ जाएगा। फिर आपके कैरेक्टर किसी तरीके से ये नहीं करा, वो नहीं करा, 50 चीज़ें लोग ढूंढ के लाएंगे, ये कंपनी में ये कहा हुआ है, फाउंडर में ये है,
इन चारों स्टेज से अगर आप गुजर गए, फिर आप एकदम, कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। तो उस तरीके से आप जब ये रिश्ते हुए, मेहनत करते हुए, पगडंडियों से छलांग मारते हुए, एक एक कदम बर कदम, दर 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 भटकते हुए एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। आपके साथ क्या हुआ था? यही हुआ था, किसने सारी चीज़ें लांछन हुई थी। लगाया आपके ऊपर? देखिए, लांछन लगाने वाले लोग ऐसा कुछ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जहाँ पे मैं कुछ लगाऊँ से, जहाँ से मैं नौकरी करके आया हूँ, शायद उनमें से कई लोगों को नहीं लगा हो अच्छा कि यार ये कैसे, ये तो हमारे ही सामने खड़ा हो गया। मैंने 10 साल में 5-6 कंपनियां चेंज करी होंगी, तो कहीं ना कहीं उनमें से किसी को लगाओ, वो लोग भी अड़े आए, क्योंकि वो उसकी कंपनी में वो कस्टमर मैं ही लेकर आया था। जब मैंने खुद अपनी ब्रांड कैटलिस्ट शुरू करी तो मैं लाऊंगा ही ना वो कस्टमर, हाँ। मैं भी जाऊंगा। तो जब मैं वो कस्टमर पहुंचा तो भाई साहब वो भी बैठे हुए हैं, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। अरे भाई, तेरी कंपनी में मैं ही लेकर आया था। ये समझने वाली बात है, समझ नहीं रही दुनिया। और आप चाहे समझो चाहे ना समझो, इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको दर बदर मेहनत का गेम है सारा का सारा। तो यही सब चीज़ें हुई थी हमारे साथ भी। बट क्या है कि आप इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने मेन टारगेट, मेन फोकस, मेन गोल जो आपने लिया है, जो टारगेट ले रखा है, आप उसके ऊपर काम करो, आपको मंजिल अपने आप मिल जाएगी। एक एंटरप्रेन्योर जब बनता है तो उसके ना उसका जो व्यू होता है ना, जो विजन होता है, वो बहुत दूर का होता है, वो बहुत दूर का सोचता है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप पहले क्लाइंट की साइकोलॉजी कैसे पढ़ते हो, इस क्लाइंट को क्या चाहिए, क्योंकि आपको उससे बिजनेस चाहिए ना, आपको उसे अपना क्लाइंट बनाना है, और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप उसकी सबसे पहले साइकोलॉजी क्या पढ़ते हो, और आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने क्लाइंट को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या चीज़ें होती हैं? तो एक बात आप इसको ऐसे समझिए, पुट योर सेल्फ इनसाइड हिज शूज़। आपको उसके जूतों में अपना पैर रख के ही समझना पड़ेगा कि यार वो एग्जैक्टली क्या चाह रहा है। 2 चीज़ें आपको करनी है सिर्फ, या तो उसके टारगेट को पूरा कराने में उसकी हेल्प करो, या फिर वो कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसा है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में उसकी हेल्प करो। तो आपको बस यही समझना है कि यार एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि 2 चीज़ों पे काम कर लो, कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसका टारगेट अचीव करने में उसकी हेल्प करानी है। एग्जाम्पल आपने पूछा, हमारा फर्स्ट ज्वेलरी ब्रांड जो हमने क्रैक किया, हमारी शुरुआत कैसे हुई। उनका प्रॉब्लम था कि 2021 में कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, सेकेंड वेव ऑफ कोविड, इफ यू रिमेंबर। वो लोग सारा का सारा जो फर्नीचर फिक्सचर जो उनके शोरूम में डिस्प्ले मटेरियल लगता है वो सिंगापुर से इम्पोर्ट करते हैं। ओके। उस टाइम पे 100% इम्पोर्ट था, अभी कम है। तो क्या हो रहा था कि जो भी वो माल ला रहे थे, कस्टम में माल फंस रहा था बार बार। देवर सर्चिंग फॉर एन इंडियन वेंडर। उनके शोरूम की लीज साइन थे, बिकॉज 2020 में लॉकडाउन था, पूरा बंद था, 21 जस्ट खुला ही था और उनके सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए थे। वो प्रोजेक्ट्स भी ख़त्म करने थे जल्दी जल्दी, कैसे ख़त्म होते हैं। तो उनको एक ड्यूरेबल ट्रस्ट वर्दी एजेंसी चाहिए थी जो टाइम पर काम ख़त्म करे। तो मुझे ये बात पता चली, मैंने अप्रोच किया उनको, सर को, मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि यार हमें माल जल्दी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करें। वी सेल गोल्ड, सो आवर फर्नीचर शुड ग्लिटर लाइक गोल्ड। कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। कैन यू डू दैट, कैन यू अचीव दैट? देन वी गिव देम अ ट्रस्ट कि येस डेफिनेटली वी कैन डू दैट। और वो टारगेट उन्होंने हमें दिया। दे गिव अस 15 days टेंटेटिव टाइम टू अचीव दैट टारगेट। एक प्रोटोटाइप बनाना था, एक सैम्पल बनाना था, जो कि हूबहू सिंगापुर से जो आता था उसको एग्जैक्ट क्वालिटी मैच करनी थी। अच्छा। हमारे पास उस टाइम पे कोई ज़्यादा फैसिलिटी या ज़्यादा मशीनरी पॉइंट इस तरफ नहीं था, बट लेकिन सीख के, समझ के, क्योंकि हमने काम करा हुआ था, इंडस्ट्री के लोग अपने पास थे, तो तुरंत अटैक लगा के बिल्कुल 6-7 दिन रात दिन कंटिन्यू काम किया मैंने और मेरे को फाउंडर ने, और हमने वो क्वालिटी अचीव कर ली। और जबकि आपने इससे पहले कभी काम नहीं किया हमने था? ज्वेलरी इंडस्ट्री में कभी ज्वेलरी नहीं में? किया था। ओके। हमें पहली अपॉर्चुनिटी मिली। क्या होता है ना, मैंने आपको बोला ना, मौका। आप बोल रहे हो आपके पास ये था, आपके पास ये नहीं, मौके बनते कैसे हैं आपको रोज़ अटैक करना है, आपको अपनी तैयारी इतनी रखनी है, आपको पूरा तैयार रहना है। आप पूरे तैयार बैठे हो, अच्छे से बैठे हो, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, मैं पूरी जान से मेहनत कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो दरवाज़ा मिलेगा, फिर जब वो दरवाज़ा खुलता है तो आपको फट से घुस जाना उसके अंदर।
यही वहाँ पर मैंने किया। मेरे 10 साल की नौकरी की वो एक्सपीरियंस, वो सीखना, वहाँ पे धक्का खाना, अर्ली हैंगअप्स, रिजेक्शंस, सेल्स रिजेक्शन, वो सब सीख के जब आप बनते हो इंसान मजबूत, तब जाके आप एक कंपनी के कॉर्पोरेट के एक चेयरमैन के साथ आपकी मीटिंग फिक्स हो रही है। वहाँ पर आपको उतना ही बोलना है नपातुल्ला जितना वो सुनना चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, और बाकी कोई दायमाई की बात नहीं करनी। वही किया। 10 दिन में अपने रिजल्ट्स के साथ उसको प्रूफ किया, प्रोटोटाइप अप्रूव हुआ, और हमें एक साथ 10 मालाबार शोरूम्स का ऑर्डर मिला, बिगेस्ट ऑर्डर, सेकेंड ईयर ऑफ आवर जर्नी। वाओ। तो ऑलमोस्ट उसकी कॉस्ट 10 से 12 करोड़ का काम था, वो सोचो, एक साथ, बिकॉज आई वॉन्ट देयर ट्रस्ट। नहीं तो आप जब किसी अच्छे ब्रांड के साथ जाते हैं ना, तो वो ब्रांड पूछता है आपने कहाँ कहाँ काम किया है। तो आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आपने कभी ज्वेलर्स में आपने कभी कुछ काम ही नहीं किया था, फिर उन्होंने पूछा नहीं आपसे? हाँ, वेरी गुड, उन्होंने बिल्कुल पूछा, उन्होंने हमारी कैपेबिलिटीज़ देखी। लेकिन क्या होता है कि कभी, मैंने आपको बोला ना, वो भी फंसे हुए थे। हमने भले ज्वेलरी में नहीं काम कर रखा था, लेकिन हमने इंटीरियर में काम कर रखा था। हमने वीवो के शोरूम बनाए हुए थे, हमने पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। ये उनके लिए भी बहुत बड़े एक रिस्क था कि हम उसको कर पाते या नहीं कर पाते। तो इसमें उनका क्या गया, उन्होंने हमें बोला कि भाई मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, ये मेरा काउंटर है, इसको 15 दिन के अंदर अंदर कॉपी कर दोगे, अगर अचीव कर लेते हो तो मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा ना। बिल्कुल। तो उसका कोई रिस्क थोड़ी था, उनका तो ऑर्डर लगा ही हुआ था सिंगापुर का। तो हमने अपनी मेहनत से, क्योंकि हम उस इंडस्ट्री से हैं, हमें उस, ऐसी मैं बोल रहा हूँ कि आप भी अपनी इंडस्ट्री से हैं, कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई वकालत अच्छी करता है, कोई कैमरा अच्छा देखता है, कोई कंटेंट अच्छा लगता है, कोई कुछ भी करता है, जो भी आपका फील्ड है, आप अपनी फील्ड में देखो कि आप अपनी फील्ड में किस चीज़ में आपकी महारत हासिल है। तो हम अगर उस चीज़ को बढ़िया से कर सकते थे, मेरा एक अपना इकोसिस्टम बना हुआ था, मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू उस सैंपल को क्रैक किया। 15 दिन का टाइम में मैंने विद इन अ वीक क्रैक किया। 2 दिन उसके ऊपर मैंने R&D सेशन लगाया ताकि वो एक भी लेवल पे रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। और 10th डे उनकी टीम को मैंने इनवाइट किया, वो आए, उन्होंने अप्रूव किया उसको, क्योंकि हमने एग्जैक्टली कॉपी कर दिया था। तो ऐसे होता है, क्या होता है कि या तो आपने काम कर रखा उस इंडस्ट्री में, फिर आपको सीधा काम मिल जाता है। तो हमें सीधा काम नहीं मिला, पहले उन्होंने ट्राई किया कि तू हमारे काम को टेस्ट भी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मान लीजिए माइक बनाने वाली कंपनी है, बढ़िया, अब आपको इसी माइक बनाने का ऑर्डर देना है, तो आपको बोलेंगे चल ठीक है, मेरे को इसका एक सैंपल बना के दे। तुमने वो सैंपल पहले क्रिएट करके दिया, वो अप्रूव हो गया, फिर जाके ऑर्डर मिले। इस तरीके से होता है। वंडरफुल, बहुत मज़ा आया सुन करके। अच्छा, जैसे मैं अब ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर आप हो, और अभी जैसे मैंने कहा पीछे कि मैंने अपना घर बनवाया, उसमें पूरा इंटीरियर की सारी चीज़ें करवाई। एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग है ना धोखा इतना देते हो कि आज इस काम में इतना देरी हो जाएगा, मतलब जो टारगेट था, जो टाइमलाइन थी, वो थी 1 महीने की, और वो खींच करके 6 महीने 7 महीने, और अभी तक भी काम चल ही रहा है। अभी तक भी हम लोगों को रोना पड़ता है कि भैया करवा लो करवा लो करवा लो। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, क्यों नहीं आप टाइम पे काम करते हो? वेरी गुड, बहुत दिल से आपने सवाल पूछा। तो देखिए, मैं वो ये अगर पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, हाँ, आज उन्हें पता चल नहीं नहीं, कोई तो बहुत भरी बैठी भली अंदर बड़ी, से। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अब मैं उनकी तरफ से बोलता हूँ। मैं कहता हूँ, देखिए मैम, ऐसा है कि हमारी इंडस्ट्री के वो लोग हैं जिनसे आप प्रताड़ित हुई हैं। तो पहली बात, हम तो नहीं है, तो हम क्षमा चाहते हैं कि अगर फिर भी आपको दिक्कत हुई हो तो। लेकिन मैं आपसे इसके ऊपर एक सवाल पूछता हूँ मैम, आपने पेमेंट टाइम पर दी है? ऐसे पूछ लेते हैं और क्या? भाई और क्या, लगने दो ना, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक जा रहा है, जाने तो, सही बता रहा हूँ, मजा आ नहीं जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, आप टाइम पे काम करके दोगे तो आपको मिलेगी ना। हाँ, नहीं आता हूँ ना मैं, ये प्रॉब्लम है, रियल टाइम प्रॉब्लम है, सीरियसली बता रहा हूँ, ये हमारे साथ भी होता है। तो सामने वाले का भी पहलू जानो ना। हाँ, तो पहले क्यों पेमेंट करेंगे? पहले आप काम नहीं, करो, धीरे धीरे चीजें करो, मैं तो जाके। हाँ, नहीं, जरूरी नहीं है कि पहले पेमेंट होती है। मैंने ये पूछा कि आपने पेमेंट टाइम पर करी है, मतलब कि जो भी एक डे 1 पे डिसाइड हो गया होगा, एग्जाम्पल के तौर पे उस इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर ने आपको अप्रोच किया, आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि हाँ भाई, मेरे घर का 2 BHK 3 BHK जो भी है इंटीरियर करना है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख जो भी एक कॉस्ट हुई हो, वो डिसाइड हो गई हो। फिर क्या होता है कि एक एडवांस पेमेंट होती है कि भाई चलो मैं आपको 2 लाख रुपए देती हूँ, 5 लाख देती हूँ, जो भी देती हूँ,
आप इसे काम शुरू करो। एक चीज़ ऐसी होती है, हाँ। फिर जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे पेमेंट आती जाएगी। बिल्कुल, सिंपल हाँ, प्रॉब्लम। हाँ। मतलब ज़्यादातर रेजिडेंशियल इंटीरियर्स में यही होता है। होता क्या है मैम, मैं आपको सही जेन्युइनली बताऊं, हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमें लगता है कि यार इसने काम नहीं करा, बेकार करा या गलत किया। दो तरीके, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विल, एक होता है स्किल। जहाँ स्किल में प्रॉब्लम है तो आप उसके पैसे काट सकते हो। यार तेरे मतलब मेरे को काम में फिनिशिंग नहीं आई, तो मान ले 100 रुपये में अगर कोई रेट तय हुआ है तो मैं तुझे 80 रुपये दूंगी, 20 रुपये काट रही हूँ उस चीज़ की क्योंकि वो फिनिशिंग नहीं थी जो मेरे को चाहिए थी या जो तूने मेरे से कमिट किया था। और जो कि ये हुआ भी है। जस्टिफाइड है, मैं बोल तो रहा हूँ। मैं आपको वही बोलूँगा जो हुआ होगा, हर चीज़ हुई होगी। लेकिन दोनों एस्पेक्ट को समझिए। क्या होता है, आपकी कमिटमेंट के ऊपर सामने वाला इंटीरियर डेकोरेटर अपनी बाकी सारी चीज़ें अलाइन करके रखता है, अपने वेंडर्स को, अपनी सप्लायर्स को, अपनी लेबर को। उसे टाइम भी देना है, उसे माल भी देना है। या तो पहले ही बोल दिया जाए कि भाई साहब हमें 50% पेमेंट इन एडवांस, 30% पेमेंट काम के दौरान, 20% काम खत्म होने पे चाहिए। एक डील होती है, वो आपके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिस्कस होके होती है, दोनों की सहमति से होगी, जिस पे आप दोनों अग्री कर जाओ। या तो आप अग्री नहीं करोगे, आप किसी और को पकड़ लोगे। उसके पास भी कस्टमर बहुत हैं, आपके पास भी लोग बहुत हैं। सिंपल सा होता है, इंडस्ट्री बड़ी क्लियर है। तो क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि एज ए कस्टमर क्या मैं पेमेंट में फेयर हूँ। मैंने जो कमिटमेंट की थी, एग्जांपल स्टार्टिंग में मेरे को 20% एडवांस देना था, क्या वो मैंने दिया? अच्छा, कभी कभी हम भी होता है, हम कहते हैं भैया कर लेना ना, देती हूँ, देखता हूँ, आगे है वो नहीं है। अब उसके हिसाब से वो भी सोचता है मैं कर दूंगा, फिर नहीं होता। फिर वो क्या करता है, फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करता है। उसको लगेगा मैंने HDHMR बोर्ड बोला था, वो HDHMR नहीं लगाएगा, नॉर्मल प्लाई बोर्ड लगा देगा या पार्टिकल बोर्ड लगा देगा। अब बोर्ड लकड़ी का टुकड़ा है, मान लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मान लीजिए बोर्ड है, ठीक है। अब इसके ऊपर लैमिनेट आ गई, माइका आ गई या PU फिनिश हो गया। तो अब इसके ऊपर हो गया, पीछे हो गया, बीच में क्या लगा है आपको क्या मालूम? सही बात है। अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर ना हो। और नॉर्मली जनरली लोग नहीं होते, हाँ। होते हैं, हाँ। तो होते नहीं है लोग अवेयर। तो क्या होता है इस केस में, आपको एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जिसमें दोनों के राइट्स रिजर्व्ड हो। क्योंकि क्या होता है मैंने तो पिछले 15 साल में ये सब भी देख लिया ना कि रिलेशनशिप, रिश्ते की शुरुआत बहुत खूबसूरत अंदाज से होती है, आगाज़ बहुत अच्छा होता है, पर अंजाम बहुत बुरा होता है। ऐसे बुरा होता है कि बहुत अच्छे से ऐसा लगेगा कि वो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, डिज़ाइनर आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, आप उसके नेता हो, खुदा हो। आपको ही लगेगा अब ये मैंने ऐसा बंदा तैयार कर दिया, ये मेरे लिए जीने मरने को तैयार है। और ऐसी रिलेशन को 2 महीने बाद आप कोर्ट में सेटल होते हुए देखोगे। आपका तो फिर भी रेजिडेंशियल का काम था, 10-20 लाख, 30-40, 50 लाख का मैक्सिमम होगा। या तो करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ का परचेज ऑर्डर होता है। हम तो शोरूम्स बनाते हैं, ब्रांड्स के साथ करते हैं काम। ब्रांड के लोग तो पहले दिन से, डे 1 से खड़े होते हैं हमारे सर के ऊपर। 2 लोग फैक्ट्री में होंगे, 4 लोग साइट पे परमानेंट रहते हैं। उसके बाद उनकी PMC होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी टीम, जो देखती है कि प्रोजेक्ट उस तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हमेशा स्टार्टिंग में बनना चाहिए। हम बड़ा तरीके से बता देते हैं, भाई साहब हम आपका शोरूम बना रहे हैं, आपकी दी हुई माया से ही आपके शोरूम की काया पलटी जाएगी। क्लियर बात है। हाँ। पेमेंट डिले होगी तो प्रोजेक्ट डिले होगा ही होगा। ये हर जगह का है और आप ही का सवाल नहीं है, ये हज़ारों लोगों का सवाल होगा जो काम करवाना चाह रहे होंगे अपना। तो उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी पेमेंट पे भी फेयर रहो यार। आपने जो कमिटमेंट करी है किसी भी इंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट, आप पहले डे 1 से वो रहो ना, लिखित में लो सारी चीज़ें। कॉन्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है बहुत शानदार। जो चीज़ एक बार लिख दी ना आपने, तो ना आप पलट पाओगे ना वो पलट पाएगा। इंडिया में ये सब चीज़ें मानता कौन है? कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया, अरे ठीक है, अपनी आपस की बात है, ठीक है कर लेते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। वो थोड़ा बहुत देखो, वो अंडरस्टैंडिंग है आपकी और मेरी आपस की, थोड़ा बहुत चलता रहता तो चल जाएगा, वो चल जाता। लेकिन थोड़ा बहुत नहीं हुआ होगा ना, बहुत ज़्यादा हुआ होगा ना, तभी आप इतने भरे पड़े हो। समझो ना बात को, आप इस बात को समझो। हाँ। लेकिन अगर आप डे 1 पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते कि भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, अगर आपने इस काम को इतने दिनों में ख़त्म कर दिया तो आपको इस हिसाब से पेमेंट मिलेगी,
अगर जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिले होगा किन्हीं कारणों की वजह से उसमें हो सकता है कि कारण आपका भी हो, आपके परमिशन नहीं आए हो या आपने अप्रूवल टाइम पर नहीं दिया हो, उसने आपको डिज़ाइन भेजा हो कि यार इस दीवार पे मैं ये कर रहा हूँ, आपने उसमें 3 दिन लगा दिए हो अप्रूवल देने में, आप बिजी हो कहीं पर, होता है हमारे साथ कई बार। तो आपने 3 दिन लगा दिए तो 3 दिन तो प्रोजेक्ट डिले हो गया ना, जब तक आप ओके नहीं करोगे तब तक कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये रेजिडेंशियल क्लाइंटों के साथ ज़्यादातर होता है। रिटेल में जहाँ पे कंपनीज इन्वॉल्व हैं वहाँ पे बहुत, एक काम को करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो क्या होता है कि अब इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, अब आप देखो कि एक ही जॉनर ऑफ बिजनेस में रेजिडेंशियल सेक्टर में लिव स्पेस, होमलेन, बड़ी बड़ी कंपनियां यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। आप इनका ये मतलब सोचो कि 50-50 हज़ार करोड़ की कंपनियां हैं ये लिव स्पेस, इनकी वैल्यूएशन देखो। के तो आप अब हाँ, मेरा उस एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा है। मैं वही एग्जैक्टली बिल्कुल मैं आपको आप क्या बताऊं, वेरी बस। गुड, यही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, यही बोलना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी कंपनी हो जाए सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है। आंचल जी समझिए बात को, यहां पे दोनों तरफ से एंगल, तभी बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट, तभी यहीं पे यही डिफरेंस ब्रांड कैटल क्रिएट कर रही है। लोग हम पे ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम डे 1 से क्लियर कर देते हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ, आपकी कंपनी में ऐसा क्या है कि हमारी लोग कंपनी आपसे- में बिल्कुल, हमारी कंपनी में ऐसा कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि हमने भी ये झेला है, हमने खुद झेला है। हमें लगा यार हम इस प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने अपनी, आप अगर देखोगे ब्रांड कैटल की टैगलाइन, इंडियाज फास्टेस्ट इंटीरियर फिट आउट कंपनी, जिस प्रोजेक्ट को 3-3, 4-4 महीने लगते हैं खत्म करने में, हम शोरूम विद इन 45 डेज बनाते हैं। आपके चैनल पे, आपकी ऑडियंस के सामने दावा ठोक के, डंके की चोट पे कहता हूं, कितना ही बड़ा इंटीरियर का प्रोजेक्ट हो, 5,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, 45 दिन के अंदर अंदर ब्रांड कैटल शोरूम का उद्घाटन कर देती है, बशर्ते पेमेंट टाइम पर चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लोग यहीं पर ये चीज नहीं समझते, सामने वाले को तो हम ब्लेम कर देते हैं कि यार आपने ये नहीं करा, वो नहीं करा। इसीलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, डे 1 पे बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से एक पेपर बना लो, उस पेपर पे उसके लिए भी है, वो आपके लिए भी है। अगर वो डिले करेगा वो आप पे ब्लेम ही नहीं कर पाएगा, देख ले बेटा तू नहीं बोला था, लिखा था मैं, साइन है ना तेरे। अगर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कोई चीज़, मैं साइन कर रहा हूँ, मतलब हम ये नहीं बोल सकते ना कि उसकी वैल्यू नहीं है। देश है भाई, वी ऑल आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अदालत है, कानून है, हर किसी के लॉज बने हुए हैं, कंपनी सेक्शन सबके लगे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं लॉ से बाहर काम कर सकता है। हम हर किसी को, वी ऑल आर अबाइडिंग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, तो हमें उसके अंदर काम करना है। अब आपको मैंने 26 दिन में दुकान बनाई हुई है, 26 डेज में। मेरे क्लाइंट हैं, महाराष्ट्र में पर्व होता है गुड़ी पड़वा, ठीक है, हमने वहीं पर काम किया। 16 मार्च को, 15 या 16 मार्च को डील फाइनल हुई, 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा था, मतलब बिल्कुल 20-25 दिन बाद टाइम हो गया, टारगेट फिट हो गया कि पर्चे छप चुके हैं विकास जी, 9 अप्रैल को चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो इस इंडस्ट्री के नहीं हो, आपको खुद अपने घर का इंटीरियर कराने में लग गए 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आज भी काम चल रहा है। आप मुझे ईमानदारी से एक चीज़ बताओ, 3,000 स्क्वायर फीट का शोरूम, 3,000 स्क्वायर फीट का शोरूम, क्या जीवन में पॉसिबल है 26 डेज में करना? ना। इकलौती कंपनी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, पूरे हिंदुस्तान में ब्रांड कैटल इकलौती कंपनी है जिसने 26 डेज में शोरूम को बनाया ही नहीं, उद्घाटन करके फीता कटवा कर दे दिया है हमने। और आपने क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं एब्सोल्युटली नहीं किया, तभी तो एक्सेप्ट हुआ। और अगर उसके बाद भी, मैं ये भी कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे काम, जब आप स्पीड में जाते हो ना, तो स्पीड में कुछ गलतियाँ होती हैं, 1-1, 2-2, 3-3 चीज़ें कुछ छूट जाती हैं, तो उसके बाद हमारी टीम काम नहीं छोड़ती, हम 100% वहाँ पे अलाइंड होते हैं। जब आपका शोरूम का उद्घाटन हो जाता है, उसके बाद भी हमारी टीम वहाँ पे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक रुकती है। फिर आप धीरे धीरे जो स्नैग्स होते हैं, क्या होता है, एक होता है हैंड ओवर, उसको बोलते हैं होटो, हैंड ओवर टू ऑपरेशंस। अच्छा, होटो कर दिया हमने, हैंड ओवर टू ऑपरेशंस, अब ऑपरेशन टीम आएगी, अपना काम करना शुरू करेगी। और एक होता है सोटो, स्नैग ओवर टू ऑपरेशंस, जो हमें मिलता है, वो हमारी ऑपरेशन टीम को मिलता है। उनकी ऑपरेशन टीम एक स्नैग लिस्ट बनाती है कि भाई साहब आपने दीवार बनाई, बहुत खूबसूरत है, इसमें एक छोटा सा चेंज था, ये डिज़ाइन में नहीं था, ये आपने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, आपने पॉइंट नोट कर लिया। ये भाई साहब आपने काउंटर बनाया ग्लास का,
इसकी चैनल थोड़ी सी टाइट चल रही है, ढीला कर दो, ठीक है कोई बात नहीं, काम हुआ है, जल्दीबाजी में होता है। ये लाइट लगी है, ये लाइट यहाँ पे 8 लाइटें लगनी थी, आपने 7 ही लगाई, एक रह गई है, कोई बात नहीं। कुछ कुछ चीज़ें एक स्नैक पॉइंट बनता है, उस स्नैक पॉइंट की फिर एक अग्रीमेंट बनता है कि अब ये स्नैक पॉइंट्स हम अगले 15 दिन में 20 दिन में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि क्या है कि दुकान बन चुकी है, अब वहाँ पे कस्टमर आ रहा है तो बीच में काम कर नहीं सकते। फिर जब रात को शोरूम बंद होता है फिर हमारी टीम एंटर करती है, उनकी तरफ से एक बंदा रहता है, रात को गार्ड होता है, धीरे धीरे एक एक करके सारे स्नैक्स ख़त्म कर दिए जाते हैं, कस्टमर को हैंड ओवर किया जाता है, सर्टिफिकेट साइन कराते हैं कि भाई साहब ये साइन करके दे दो, ख़त्म। अरे आप ज्वेलर हो, आप अपने ज्वेलरी के बिजनेस पे फोकस करो ना यार, आप कहाँ शोरूम में घुस रहे हो बनाने में, आप अपने धंधे पे फोकस करो। ब्रांड कैटल का मेरा उद्देश्य यही है। तो मेरा ये कहना है कि जो विज़न है वो यही है कि लोगों को हम इतना स्वावलंबी बनाएं कि आपको अपना एक स्टार्टअप, आपने कंपनी खोली, आपको उसका ऑफिस अच्छा चाहिए, लोग अच्छे चाहिए, तो अपनी हायरिंग पे फोकस करो, सेल्स पे फोकस करो, बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस करो। अब वो टीम आके जहाँ बैठेगी सुंदर सा ऑफिस ब्रांड कैटल बना देगी। आपको अपना शोरूम खोलना है, आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, डिस्प्ले करना है, तो वो कैसे बिकेगा या और नंबर ऑफ शोरूम्स कितने रेपुटेशन करें, आप उस पर फोकस करो। शोरूम बनाने की जिम्मेदारी ब्रांड कैटल विल टेक केयर ऑफ। और हम उसको इतनी खूबसूरती से बनाते हैं जहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है किसी के माइंड में, डे 1 पे क्लैरिटी है, हर आदमी इस दर्द से गुजर ही रहा है, चाहे वो आपका घर बनाने की कहानी हो, चाहे वो किसी को अपना शोरूम बनाया हो, किसी ने अपना ऑफिस इंटीरियर काम किया हो, कहीं पर कुछ भी इशू। ऐसा नहीं है कि हम बड़े सीधे लोग हैं या हमने बिल्कुल हमसे कभी जीवन में गलती हुई नहीं होगी, हमसे भी हुई हैं स्टार्टिंग में दौर में गलतियाँ। उसी गलतियों से सीख करके मैंने कंपनी में इतने इम्प्रोवाइजन्स किए, प्रोविजंस लाया ऐसे, और जो चेंजेस किए, जो बदलाव किए कि भाई ऐसा नहीं करना, हमें किसी कस्टमर, हमें बनना ब्रांड। आज ब्रांड कैटल की अगर 100 करोड़ की वैल्यूएशन है, अगर हमें कोई 100 करोड़ वैल्यू कर रहा है तो हमें 1000 करोड़ की कंपनी बनना है। तो 1000 करोड़ की कंपनी ब्रांड कैटल ऐसी नहीं बन जाएगी कस्टमर को दुखी करके, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कैसे सेटिस्फैक्शन होगी? दोनों लेवल पे काम को। मेरा एक मानना है आंचल जी, एक चीज़, और ये मैं मैसेज सब इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स को देना चाहूँगा जो मुझे फॉलो करते हो या जो कुछ करना चाहें ब्रांड कैटल जैसा, काम ख़राब करने से अच्छा है काम मत करो। कल ही मेरे पास एक लैब ग्रोन डायमंड, आज की डेट में डायमंड की जो चलती है, आपने शायद सुना हो कि लैब ग्रोन डायमंड का आजकल बहुत चलन है, लोग बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं और उसके बहुत ज़्यादा रिटेल स्टोर्स आ रहे हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर कपल है, वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि हम लोग अपना शोरूम स्टार्ट कर रहे हैं और हमें मार्च तक 10 स्टोर खोलने, उसके बाद फंडिंग आएगी, फिर हम लोग 100 स्टोर खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत बढ़िया प्लान था, विजन था, अच्छा विजन था। फिर हमारा प्लान है हम IPO लाएंगे, ऐसा कुछ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो हमारे बीच में एक शोरूम तकरीबन क्या होता है, अगर 1000 स्क्वायर फीट का है, मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, तो ज्वेलरी का शोरूम अगर बढ़िया बनाना है तो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्ट आती है। ओके। ये भी आपकी ऑडियंस को ओपन कर देता हूँ, कोई अगर ज्वेलरी सेक्टर में, इंटीरियर या इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप करना चाहे, तकरीबन 4000, 4500, 5000, 5500, डिपेंडिंग अपॉन डिज़ाइन, क्वालिटी, मटेरियल। बट एक बेंचमार्क, एक आपको मैंने बॉर्डर लाइन बता दी है, मतलब इसके बॉल पार्क फिगर कह सकते हो, उसके आसपास आप प्ले कर सकते हो। तो आप मुझे ये समझ लो कि अगर 5000 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्ट है, 1000 फीट का शोरूम है, 50 लाख रुपए हो गए। अब उनका बजट था कि 30 में कर दो, हमने हाथ जोड़ के बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा मीटिंग चली, हमने डिज़ाइन बनाया, हमने प्रपोज़ किया, उन्होंने अपनी तरफ से किया। फिर उन्होंने बोला हमने अपना शोरूम पहले बनवा लिया था और हमने तो सस्ते में हो गया था, हमें 3-4 जगहों से और कोटेशन कम आई है। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हर काम हर आदमी तो कर नहीं पाएगा। आपको अगर लोकल कारपेंटर बिठा के काम करना है तो आप देखो उस तरीके से, फिर आप डिसाइड करो कि आपको यही करना है, तो आप उसी जुगलबंदी में लगे रहो। या आपको विजनरी बन के पैसे के बारे में शुरू में ना सोच के अपने अल्टीमेट गोल के बारे में सोचना है। तो 2 लोग थे, तो अब वो जो हस्बैंड थे उनके, वो यही चाह रहे थे कि हो जाए सस्ते में। हर कोई चाहता है भाई 30 लाख में हो जाए, नहीं चलो हम 32 दे देंगे, 33 दे देंगे। मैंने कहा देखो सर, 50 लाख की ना कॉस्ट है और ये जेन्युइन है और ये आएगी।
कोई बात नहीं, मैं आपकी गुडविल पे, रिस्पेक्ट पे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपये हम थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं 50 से 35 पे नहीं आ पाऊंगा। फिर क्या होगा, अगर मैं 50 से 35 पे आ गया, जो गलती हम पहले करते थे फिर कहीं ना कहीं शोरूम बनने के टाइम पे कॉर्नर्स कट होंगे, मतलब कॉस्ट कटिंग होगी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। करेक्ट। फिर सामने वाले का दिल दुखेगा, यार मैंने तो दिए तेरे को पैसे इतने, और हम सोचेंगे हमारी कॉस्ट ही नहीं आ रही क्योंकि हम तो लॉस में जा रहे हैं। इसीलिए पहले ही बहुत तरीके से हमने क्लियर कर दिया, हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बजट हो 50 तक काम कराना है, क्योंकि आप जिस लेवल का काम कराना चाह रहे हो, आपका लेवल वही है लेकिन आप कॉस्ट उसमें जा रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई साहब। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने शोरूम निकाला था, मुझे अपना खर्चा बताओ, कैसे आपने करा लिया होगा काम सस्ते में। तो उन्होंने निकाली अपनी पूरी व्हाट्सएप चैट और वो सब निकाल के दे दिया। एक और शोरूम उन्होंने ऑलरेडी पहले बनवाया हुआ था, लोकल कारपेंटर पकड़ाया, मान लो लकड़ी का काम किसी को दे दिया, एसी का काम किसी को, लाइट का काम किसी को। मैंने कहा मैडम कब तक, कितने टाइम में बनाता शोरूम? उन्होंने अपने मुंह से बोला 4 महीने लग गए। मैंने कहा ठीक है। इस 4 महीने में आप दोनों की जो तेल निकला पर्सनल, कह रही हालत ख़राब हो गई विकास जी, क्या बताऊँ, इतना परेशान हो गए, पीछे भाग रहे हैं, लाइट वाला अपनी नहीं सुना रहा। हाँ। अच्छा, लाइट वाले ने आके अपनी फिटिंग कर दी, फिर पर्दे वाला आया, कर्टन पीछे लग रहे थे मतलब ब्लाइंड्स वाला, क्योंकि शोरूम में तो फैब्रिक पर्दा नहीं, वो ब्लाइंड लगी। तो उसने बोला मैडम आपने यहाँ पे गलत फिटिंग करा रखी है, बिजली वाले ने तार अंदर गलत डाल रखी है। ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो इतने लफड़े हो गए। हाँ। फिर एसी वाला, एसी का ही वो नहीं आ रहा, फिर सीसीटीवी वाले की वायर नहीं डलने की जगह थी, फिर हमें स्पीकर के लिए अलग से डालना पड़ा, बहुत लफड़ा हो गया विकास जी। मैंने कहा एक बात बताओ, आप कह रहे हो मैंने 38 लाख में काम करा लिया। पहली बात तो 4 महीने, मैं आपको काम दे रहा हूँ 45 दिन में, आप 4 महीने मतलब आपने 2.5 महीने पहले काम एक्स्ट्रा कराया। अगर आप 45 दिन में शोरूम खुलवा लेते, हर महीने की शोरूम की सेल कितनी होगी? 50 लाख से 1 करोड़ का हीरो जो बेचोगे ना, मतलब 4 महीने का तो कम से कम भाड़ा तो बचता। भाड़ा, अरे भाड़ा तो बचता ही बचता, प्लस जो आप उसके अंदर धंधा करते। हाँ, अगर आपकी दुकान मैंने 45 दिन में बनाती और 2.5 महीने आपके बचा दिए, वो 2.5 महीने आप धंधा भी तो करोगे। उस 2.5 महीने में जो आप सेल करोगे, वो रेवेन्यू आपने कॉम्प्रोमाइज किया। राइट। रॉयल्टी, रेवेन्यू प्लस प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज करी, अपने आप को परेशान कर लिया, घिसपिट। भाई साहब, अगर आप अगस्त में, जुलाई में कोई बिजनेस शुरू कर, मतलब कोई ज्वेलरी शोरूम स्टार्ट कराते हो, इसका मतलब आपका फोकस होता है कि मैं धनतेरस तक दुकान खोल लूँ, बड़ी दुकान हो तो। अगर धनतेरस के आसपास आपने दुकान शुरू कराई और धनतेरस पे अगर आपकी दुकान की ओपनिंग नहीं हुई ना, तो फेल है तुम्हारा सिस्टम, क्लियर फेल है। इंटीरियर वाला तुम्हारा चाहे हो ताजमहल बनाने वाला, वो फेल है, फेल। अगर धनतेरस पे तुम्हारे स्टोर की ओपनिंग नहीं हुई तो तुम फेल्ड जूलर हो, क्लियर बोलता हूँ बहुत चौड़े में। और ब्रांड कैटल इकलौती कंपनी ऐसी है जिसने प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया हमने, क्योंकि हम जूलर के साथ उसके स्टोर के इंटीरियर पे नहीं, हम उसके साथ दिल से दिल मिला के काम करते हैं। हमें ये पता है, हमें वो दर्द मालूम है, हम उस दर्द को जानते हैं कि भाई पूरे साल में 2 तो दिन है यार, अक्षय तृतीया और धनतेरस, इन्हीं दोनों दिन अगर ज्वेलरी का शोरूम डिले हो गया तो फिर क्या ही काम करा यार उसने। तो बचा ले पैसे भाई, पकड़ ले कारपेंटर, लोकल बनाया, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, 4-5 महीने जीवन के लगा दिए, दोनों मियाँ बीवी खपत हो गए, एनर्जी ड्रेन आउट हो गई, कुछ कमाया भी नहीं, जो रेंट जा रहा होगा कुछ कमाया नहीं, उसका रेंट भरा, पैसे भरे, वो अलग हुआ, परेशानी अलग हुई, और लड़ाई एंड में अलग हो गई। उसको सेटल करते फिर रहे हो, परेशान थे उससे, तभी आए ना मेरे पास, सोल्यूशन ढूंढने आया हो ना, तो मैं सोल्यूशन देता रहा हूँ आपको। आप डे 1 पे 15 लाख रुपए बचाने के बारे में मत सोचो, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, आप फिर से उसी विशेष सर्कल में फंस रहे हो, आप फिर से उसी चक्कर में, व्यू में आ रहे हो कि मेरा काम सस्ते में हो जाए। सस्ता मत ढूंढो भाई साहब, बेस्ट ढूंढो, तो हम आपको बेस्ट सर्विस देते हैं। आपकी कन्विंसिंग पावर तो बहुत तगड़ी है क्लाइंट को कैसे करके घुमा के बात करनी है, और ये नहीं घुमाना क्या है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है। ये अरे मैं कहीं और से पकड़ के लाया है क्या? आपने अपने मुंह से, क्या हमारे इस पॉडकास्ट के पीछे पहले क्या मुझे मालूम था? मैं आपको जानता भी नहीं। क्या मेरे को मालूम था कि आपने घर बनाया? क्या मुझे मालूम था ये इंटीरियर की आपकी प्रॉब्लम आई होगी? क्या मुझे मालूम था कि ये, अब दिल से बता दो कि मेरे को मालूम था कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर साहब का ये इशू हुआ होगा? नहीं था ना। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये ऑर्गेनिक है, ये प्योर रॉ है, और ये हर जो देख रहा है वो भी समझ रहा है। किसी ने अपने जीवन में कभी किसी ने मकान बनवाया होगा, दुकान बनवाई होगी, ऑफिस बनवाया होगा, कोई बिल्डिंग बनवाई होगी, कोई काम करा होगा,
ये रियल टाइम प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको। डे 1 पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो भाई, लिखित में रखो, तुम भी सेव वो भी सेव, और अपना नेचर थोड़ा सा रिलैक्स करो, पेमेंट टाइम पर दो, काम सारे टाइम पर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब मज़ा आया सुन के। अच्छा, मेरे मन में ना बहुत देर से ये सवाल है, मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ लेकिन थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगी आपसे। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, अभी 2026 है, जैसे मैंने कहा था कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एक मान लीजिए एक बहुत छोटे तबके का इंसान है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो मतलब छोटा मोटा सिर्फ काम धंधा थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख रहा हो, या चाहता है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ फूड का। तो क्या एक जैसे होता है ना, जब एक छोटे तबके का इंसान जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको है ना, उसका अपना एक, ठीक है पैसा है, लेकिन उसे अपना एक माइंडसेट शिफ्ट करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। एक जो बिजनेस कर रहा है और एक जो करना चाहता है, दोनों के माइंडसेट बहुत डिफरेंट होते हैं। जो रिक्शे वाला है या बहुत छोटे तबके के जो लोग हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि वो एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सके? देखो, एक प्रैक्टिकल सच बात बोलूं, सारे ही लोग बिजनेस कर लेंगे अगर, तो फिर नौकरी कम लोग करेंगे, कौन करेगा, कितने लोग करेंगे? तो सब लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं बनी हैं। अब मैं रिक्शे वालों की बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक एग्जैक्टली बोलूं कि निचले तबके के लोग, या आप इसको ऐसे बोल सकती हैं कि लैक ऑफ रिसोर्सेस जिसके पास नहीं है, मैं इसको ऐसे समझता हूँ। आपका सवाल ऐसा हो कि रिसोर्सेज जिसके पास नहीं है वो कैसे शुरू कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि यार शुरू करना भी क्यों है? जरूरी थोड़ी हम जबरदस्ती जा के लोगों को थोड़ी मोटिवेट करेंगे तो शुरू कर करना चाहता है अगर तो। हाँ, आप पहले तो आपके मन में आया, आपके अंदर एक विजन आया, यार मैं बहुत बढ़िया बोलती हूँ, आई एम अ गुड प्रेजेंटर, आई एम अ गुड ओरेटर, मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं बढ़िया बना सकती हूँ। तो उस विजन के ऊपर आपने काम किया, मेहनत करी, और आप आज यहाँ तक पहुँची हैं। सीधी सी बात है, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर आप हैं। उसी तरीके से किसी भी बिजनेसमैन क्या, एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को, मैं कहता हूँ बिल्कुल स्टूडेंट, या आपने बोला निचले तबके का जो बिल्कुल 20,000 की 15,000 की नौकरी कर रहा है, मान लो एक ऑफिस बॉय है, तो अब वो ऑफिस बॉय ऑफिस में क्या करता है? चाय पिलाता है। अब उसने 5 साल से वो चाय पिला रहा है, उसकी तनख्वाह हर महीने 1,000 2,000 बढ़ रही होगी, यही हो रहा होगा। तो वो यही सोच ले यार कि मैं जब चाय पिला रहा हूँ तो मैं अपने ऑफिस के सामने एक ठिया खोल लेता हूँ, वहाँ चाय की दुकान खोल लेता हूँ। तो ऐसी शुरुआत होती है। तो अगर आप देखो डॉली चाय वाला, और ये हमारे लिए हिंदुस्तान में कहानी भी और एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल सेट हैं। तो आप ये समझ के देखिए कि रिसोर्सेस होना या नहीं होना मैटर करता है, ऐसी बात नहीं है कि मैटर नहीं करता, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है या करेज ही सब कुछ है। लेकिन अगर नहीं भी है और आपके अंदर एक विल पावर है, मैंने बोला ना, विल और स्किल नहीं है तो सीखी जा सकती है, लेकिन अगर विल नहीं है तो दिक्कत है। विल है, चाहत, इच्छा है, तो स्किल पे काम करके उस पर आप काबू कर सकते हो। मतलब आप ये समझिए कि नज़रिए की बात है। अगर नज़र में दोष है तो चश्मा लगाया जा सकता है लेकिन अगर नज़रिए में दोष है तो फिर इलाज नहीं है। मैं एक चीज़ और, क्योंकि समय हो रहा है, तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। आने वाले टाइम में ऑनलाइन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ऑफलाइन बिजनेस? क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते होंगे ना, क्योंकि अब जब से कोविड का टाइम आया है, कोविड के टाइम पे हर चीज़ बहुत ऑनलाइन हो गई है, लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, और लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि भाई घर बैठे अपनी चीज़ें करो। क्या लगता है आने वाले टाइम में और चीज़ें कैसे हो सकती है, और जबकि AI भी आ चुका है? जी, देखिए, AI तो एक नेक्स्ट लेवल का डिसरप्शन क्रिएट कर रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं पहुंचाई है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ज़रूरी हैं और दोनों ही ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ ऑनलाइन ग्रो कर रहा होता, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। US में, जर्मनी में, UK में, वहाँ पर क्या चल रहा है, किस लेवल की चीज़ चल रही है, वो डिफरेंट बात है, क्योंकि वो लोग अपनी सक्सेस की पेनिट्रेशन पे पहुँच चुके हैं तभी उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ बोला जाता है। यहाँ पे डेवलपिंग नेशन है हम लोग। मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि AI कोई बहुत बड़ा चेंज करने वाला है। ठीक है, जिस फील्ड में कर रहा है वो हमारे काम को आसान कर रहा है। आज की डेट में मान लो एग्जांपल, आप
को हेल्प मिल रही है चैट जीपीटी से या जेमिनी एआई से, कि वो आपके काम को, ठीक है आप पहले घंटे सोचती थी, आपको लगता था क्या बनाऊं, तो आपके कंटेंट को आपको बना के हाँ, दे रहा है, इजी हो गया थोड़ा। ईजी हो गया। बट बोलना तो आपको पड़ी रहना भी तो अल्टीमेटली क्या है कि काम को आसान ज़रूर कर रहा है एआई, बट ऐसा नहीं है कि एआई चीज़ों को हटा रहा है या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ बच्चा उस फील्ड में कुछ करना चाहता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। हम तो मतलब वी थिंक दैट वी आर टेकिंग इट पॉजिटिवली, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मुझे बूम बराबर दिख रहा है। कमोडिटी बिजनेस है ना, डिपेंड करता है कि मतलब उसका एक डिफरेंट जॉनर है, इसका एक अलग डिफरेंट जॉनर है, उसके अलग यूएसपी हैं, इसके अलग यूएसपी हैं। विकास जी, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को जाते जाते 2026 में अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कुछ ऐसी टिप्स आप उनको देना चाहते हैं, चाहे वो माइंडसेट को लेकर के हो, चाहे फंडिंग को लेकर के हो, या वो घबरा रहे हों कि भाई करें या नहीं करें, क्लूलेस है, ऐसे लोगों को आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या टिप्स होनी चाहिए? देखिए बहुत बढ़िया टाइम है ये वाला जो पीरियड होता है, स्पेशली दिसंबर टू मार्च का जो पीरियड होता है। अच्छा। बिजनेस और कंपनीज की बहुत सारी बुक्स क्लोज हो रही होती है, नई बुक्स बन रही होती हैं, और जो स्पेशली बैंक होते हैं वो इस टाइम पर फंडिंग के लिए बहुत ओपन होते हैं। तो अगर आपको फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो इस टाइम पर हर किसी को अपने टारगेट्स क्लोज करने होते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। मतलब देखिए राइट टाइम तो हर टाइम है, जब आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए तुरंत स्टार्ट करो। बट मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, 2026 वैसे ही आइडियल टाइम है। आप जो पीछे जितनी चीज़ें हुई हैं, शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी यही कह रहे हैं कि नंबर 1 है, सूर्य का साल है, हाँ। तो नया साल है, सबके लिए बढ़िया है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपिंग नेशन हम लोग ऑलरेडी हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हुए हैं, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी बूम पर है। बहुत सारा पैसा जो ट्रैप होके, जो मतलब पहले जो एक फंडिंग फनल रुका हुआ था, अब दुबई के थ्रू, यूएस के थ्रू, सिंगापुर के थ्रू बहुत सारी फंडिंग इंडिया में आई है। डेटा कहता है ऐसा। तो ये जैन टू मार्च का जो लास्ट, बिकॉज ये ना लास्ट क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर का, इस लास्ट क्वार्टर में कोई डील या तो नहीं होती है या बहुत बढ़िया हो जाती है। तो आप पॉजिटिव रहो और आप स्टार्ट करो। मुझे लगता है कि, और स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता कि आपने कोई काम शुरू किया तुरंत आपको सक्सेस मिल गई, 2-3 महीने कूलिंग पीरियड होता है, तो 2-3 महीने का ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से यू आर रेडी टू गो इन अ बिग स्केल। ओके, थैंक यू सो मच। मतलब इतनी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जान ली, और मेरे भी मन में जो सवाल थे, जो चीज़ें थी, वो आपने सॉर्ट कर दी है। एंड आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतने ब्लंट तरीके से चीज़ों को और बहुत इजी तरीके से आपने सामने रखी हैं, सभी आंसर्स को बहुत अच्छे से दिया है। एंड आई थिंक बहुत ज़बरदस्त ये पॉडकास्ट रहा है। और अगर मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी, कोई भी सवाल आपके मन में, क्योंकि 1.5 घंटे में चीज़ें शायद कवर अप ना हो पाई हो, लेकिन आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना कीमती समय देने के लिए, और आप अपना ध्यान रखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच। जी जी।